आज का हमारा एजेंडा जो है वो आप देखें अगर। अच्छा, फैसल साहब की क्लास मसूद साहब लिया करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड। तो लेकिन आज वो नहीं है, ठीक है, तो आज हमारे साथ ही होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो सर फैसल साहब वाले हैं उन्होंने गैस पावर प्लांट पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा अभी? तो चलिए आपको फिर जो है ना वो मसूद साहब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गैस वाला हमारा ये एक मिसिंग है, इसकी हमें एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी पड़ेगी। तो वो हम ऑनलाइन है जैसे भी है, चूंकि उस टाइम ऑनलाइन था, तो या फिर हम किसी एक लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे भी है ये कवर करेंगे, ठीक है। डीजल हमारा हो गया है, ठीक है। लैब 8 वाला, लेक्चर 8 9 रहता है वो पेंडिंग है। उसके बाद हमारा 10 11 जो है ना आज का वो हमारा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उसमें जो न्यूमेरिकल करने हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। लैब 10 लेक्चर 10 है ना, वीक 10 है ना, तो ये फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे आएंगे ना हम। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। बीच में अगर गैस का बीच किसी एक लेक्चर में या लहदा से जैसे भी है उसको देख लेंगे हम, ठीक, उसको कवर करेंगे बीच में। तो अब आप देखें इसमें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपके पास जो बुक है वो बुक आपके पास अवेलेबल है, पीके नंग की भी है। इट इज रिकमेंडेड कि आप पीके नंग से शुरू कर लें, ये वाली। तो और जी आर नागपाल की है। जो टॉपिक कुछ एक में नहीं है दूसरे से देख लें थोड़े से, ठीक है, थ्योरेटिकल, ताकि ओवरऑल हर चीज आपको कवर हो जाए। और उसके बाद कुछ लेक्चर नोट्स से मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, तो इधर से आप कुछ वो चीजें देख लीजिएगा जो उधर नहीं है। अच्छा, इसी तरह देखें इसके अंदर तो एक ये बुक भी है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्टली डेडिकेटेड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन है। ये इंडियन ऑथर है, तो इनकी आप बुक ये भी आप वो कर सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से डिटेल आपको मिलेगी। वरना ये पीके नंग है और ये जी आर नागपाल है, इनमें एक चैप्टर मिलेगा आपको। इसके अंदर आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन है, बेसिक बताया हुआ है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी है, रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, चेन रिएक्शन है, न्यूट्रॉन एनर्जीज है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड रिएक्शन रेट्स है, मॉडरेटिंग पावर एंड मॉडरेटिंग रेशियो है, वेरियस वेरिएशन ऑफ न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शंस विद न्यूट्रॉन एनर्जी है, न्यूट्रॉन लाइफ साइकिल, रिफ्लेक्टर्स हैं, हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड फ्लो है। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्टर्स हैं, उसके अंदर तीन जो है ना, ये टाइप रिएक्टर के बाद फिर आपके तीन जो है ना वो मेन बताए हुए हैं उसने, पीडब्ल्यू आर ये वाले। और उसके बाद लिक्विड मेटल, ये भी रिएक्टर है, कुछ टाइप्स रिएक्टर की बताई है। उसके बाद फ्यूजन पावर रिएक्टर्स हैं, कि फ्यूजन रिएक्शन जो है उसके बारे से कुछ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो फ्यूजन की तरफ भी जो है ना हमारा जो जनरेशन 1 2 3 अब फोर्थ जनरेशन जो होगी उसमें उसमें फ्यूजन भी है। और उसके अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी विजन है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बना ही रहे हैं लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन की तरफ भी जाए, तो वो चीज भी उसमें हो रही है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आपका ब्रेकिंग ऑफ जो है आपके एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, फ्यूजन हो गया। और अगर आप पार्टिकल्स को मिलाएं आपस में तो वो फ्यूजन रिएक्शन वो होगा, जो कि स्टार्स में और वहाँ फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसको भी आप फोर्थ जनरेशन जो पावर प्लांट आएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट उसमें ये कवर हो। अच्छा, जी आर नागपाल को देखें जरा, न्यूक्लियर एनर्जी चेन रिएक्शन, फर्टाइल मटेरियल देखें, इसकी डेफिनेशन आप देखें, फर्टाइल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव क्यूरी, क्यूरी या मैरी क्यूरी हो उसकी थी वो साइंटिस्ट है जिसके नाम पे है। इसके पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूल है, मॉडरेटर है, फिर मॉडरेटिंग रेशियो है, कंट्रोल रॉड्स है, रिफ्लेक्टर वेसल है, बायोलॉजिकल शील्डिंग है, ठीक है, कूलेंट है। तो ये आपका रिएक्टर ये सेफ्टी के हवाले से बायोलॉजिकल शील्डिंग है। और उसके बाद देखें कंजर्वेशन रेशियो, न्यूट्रॉन फ्लक्स, ये सारी क्लासिफिकेशन और रिएक्शन, डिजाइन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कुछ चीजें आज कवर होंगी, ना हो तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीजें कुछ देख लेना थ्योरेटिकल। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये देखें। और उसके बाद फिर आपकी ये रिएक्टर्स हैं, बीडब्ल्यूआर और प्रेशर, ये दो मेन है। बाकी ये तो इसने दो दी हुई है, लेकिन मैं आपको इधर से काफी ज्यादा टाइप्स हैं, ठीक है, और भी नहीं आ गई हैं, तो वो भी देख लेंगे। कूलेंट्स फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वेस्ट डिस्पोजल है, देखिए वेस्ट को आप डिस्पोज करने के तरीके हैं डिफरेंट। फिर होमोजीनियस रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर है। उसके बाद गैस कूल्ड रिएक्टर, उसका उसने लिखा हुआ है ब्रीडिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन है, फास्ट न्यूट्रॉन बर्न अप। उसके बाद कास्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, कास्ट के हवाले से एनालिसिस है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे आखिर में। गैस डीजल, गैस कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एनालिसिस देखेंगे कि किस में बेनिफिट ज्यादा है, इन्वेस्टर्स को किस में बेनिफिट ज्यादा है। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर में उसका थोड़ा सा एनालिसिस, रिसर्च आर्टिकल्स कब कब उसमें वो रिसर्च हुई है उस हवाले से। फिर उसके बाद यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कौन से पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, ये इंडिया उसने दिया हुआ, हम पाकिस्तान में देखेंगे इसको, ठीक है। और लाइट वाटर रिएक्टर,
ठीक है। LWR हैवी, ये कुछ और रिएक्टर हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हैवी वाटर, व्हाई वी यूज हैवी वाटर, क्यों यूज करते हैं इसमें हैवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर, इसकी वजह क्या है, कोई बता दो। लाइट वाटर क्यों नहीं यूज करते, तो ये भी आज के एजेंडे में इसको, इसकी रीजन पता चल जाएगी। अब एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। न्यूक्लियर एडवांटेज क्या है, साइट सिलेक्शन कैसे करनी है, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड स्टीम पावर प्लांट्स, ये थोड़ा कंपैरिजन हो गया। स्टीम के साथ हम हर एक का कंपैरिजन करते हैं पहले। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, यूरेनियम इनरिचमेंट है, पावर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर पावर कंट्रोल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इकोनॉमिक्स है, सेफ्टी मेजर्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट के। सेफ्टी के हवाले से देखें, तीन इंसिडेंट हो चुके हैं, उनके अभी तक इफेक्ट नजर आ रहे हैं आपको। जापान के अंदर नागासाकी, हिरोशिमा, यूक्रेन में जो हुआ था इंसिडेंट, क्या उसका, वो किधर है, रशिया में था, यूक्रेन में होगा वो, यूक्रेन। अच्छा हाँ, तो वो एक यूक्रेन में हुआ था मेन वैसे, और एक TMI भी हुआ था एक, और एक यूएसए में हुआ था, यूएसए में। तो इंसिडेंट तीन है वो मेन, वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कब हुआ है। तो जब पहला इंसिडेंट हुआ उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी कम होना शुरू हो गई, लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। लेकिन अब फिर जो इंडिया, चाइना, इस तरह के लोग बिग प्लेयर हैं इसमें, यूएसए तो है ही है। साइट सिलेक्शन एंड कमीशनिंग प्रोसीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है, आपको नजर आ रहा। तो अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो सारे यार थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह आपको पता चल गया ना, थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। छुड़वा देंगे, बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो आखिर में करेंगे ना, सर से मशवरा करके ना, मैं तो जो छुड़ाने होंगे छुड़वा देंगे। खैर फिलहाल तो आप देखें ना कि ओवरऑल ये सिनेरियो। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखें अगर आप, तो देखें, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। तो स्टीम आगे पे स्टीम टरबाइन वैसी ही है जैसे पहले कोल के अंदर होता है, तो कोल के साथ सिमिलरिटी भी है इसकी। और फिर उसके बाद जनरेटर है और डेफिनेटली एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज कंटेन्ड विद इन द सेंटर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस ऑफ द लार्ज एलिमेंट यूरेनियम जो है, इसको दो हिस्सों में या मल्टीपल न्यूक्लियाई में हम इसको वो करते हैं, और उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और दैट एनर्जी इज यूज्ड टू हीट अप द हैवी वाटर। और हैवी वाटर को हम हीटअप करते रहते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है, और फिर उस हैवी वाटर को हम इंटेक्ट करते हैं। जो लाइट वाटर होता है, लाइट वाटर जब उससे अटैक्ट होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लाइट वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो स्टीम हम यूज करेंगे स्टीम टरबाइन में, और स्टीम टरबाइन से आगे D2O होता है ना यार, आइसोटोप होता है ना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन टू क्या होता है, H2 इसको कहते हैं। वो H1 है तो ये H2 है। इसके जो एटॉमिक नंबर ये जो है ना 1H1 है, तो ये 1H2 होता है ना। यानी नीचे इसका जो 1H1 है, जो केमिकल आपका टेबल है, क्या नाम है उसका, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर जो आपका A और Z होता है, A होता है आपका, Z नीचे होता है, A ऊपर होता है। Z एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसी है ना। और A जो है आपका, वो मैस नंबर है। तो उसको क्या कहते हैं, उसका क्या होता है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्स है। तो इसमें जो हैवी वाटर है, इसमें 1H2 होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप देखें तो 1H1 होगा अगर, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, कोई भी नहीं है, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ज्यादा न्यूट्रॉन असल में हमें चाहिए होते हैं ये जो हैवी वाटर है इसमें। एक तो ये मसला होता है, अभी बता देते हैं मसला। जो लाइट वाटर है उसके अंदर वो अब्जॉर्ब, जो आपका न्यूट्रॉन्स हैं उसको अब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। लाइट वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें तो फ्यूजन रिएक्शन में चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन निकले। मतलब जब ब्रेकअप हो तो 3 न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल वो रिलीज हुए हैं, तो तीनों न्यूट्रॉन आगे फिर ब्रेकअप के लिए यूज हो। लेकिन अगर लाइट वाटर यूज करते हैं तो हो सकता है कि 2 न्यूट्रॉन उसमें से वो लाइट वाटर अब्जॉर्ब कर ले, तो पीछे एक न्यूट्रॉन उससे फ्यूजन का प्रोसेस। तो हमें तो फ्यूजन को एक्सपेंड करना है, तो अगर लाइट वाटर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन। तो ये जो है हैवी वाटर जो है, इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन, वो कोएफिशिएंट का नाम भी अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्रॉस सेक्शन, इस तरह का कोई उसका नाम है। तो इसका जो लाइट हैवी वाटर है उसका कम होता है, यानी ये अब्जॉर्ब करने की न्यूट्रॉन्स को प्रॉपर्टीज की कम होती है हैवी वाटर की। तो ये अब्जॉर्ब चूंकि न्यूट्रॉन्स को नहीं करता, तो हम फिर इसीलिए इसको यूज करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स हमें ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो, ताकि उससे फ्यूजन रिएक्शन मजीद बढ़े। तो ये ठीक, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो ये आपने बता दिया न्यूक्लियर एनर्जी, 2 मेथड्स टू प्रोड्यूस। वो फार्मूला तो कोई नहीं है ना, न्यूक्लियर वो आना ही बंद कर दिया। 2 मेथड्स टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो फिजन देखें, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियर एटम्स सच एज यूरेनियम इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो उसको हम इस तरह करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स दोबारा देखें, एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया,
एनर्जी प्रोड्यूस हुई और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर तो अगले न्यूट्रॉन्स दोबारा इसको करेंगे। अगर तो ये जो नई प्रोडक्ट बनी है, नया एलिमेंट है, जैसा यूरेनियम है, इससे आपका फिर डिफरेंट प्लूटोनियम या इस तरह वो पूरा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो एलिमेंट है अगर वो स्टेबल है फिर न्यूट्रॉन से वो होगा, अगर अनस्टेबल है तो खुद ही वो फिर दोबारा फ्यूजन रिएक्शन में आगे चला जाएगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट तक वो एलिमेंट तक वो आगे डिके होता जाएगा। अच्छा ये हो गया। इसके बाद देखें आप फ्यूजन रिएक्शन जो कि आपका स्टार्स में, ज्यादातर स्टार्स में या जो होता है आपका, इसके अंदर देखें आप दो न्यूक्लियाई के आपस में मिलाएंगे और उससे जो है ना आपको एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा उसके बाद देखें न्यूक्लियर फ्यूजन इन पावर प्लांट्स। अब splitting of heavy elements when struck by this neutron is called fission. When heavy elements split, these release energy, and this energy is used to and also provide additional neutrons. तो दोनों काम, तो जो एनर्जी रिलीज है उससे हम स्टीम बनाएंगे, उससे जो लाइट वाटर है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाएंगे, और जो न्यू न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उसको हम कंट्रोल तरीके से, कंट्रोल रॉड इसमें यूज होते हैं, तो कंट्रोल तरीके से हम इसको वो आगे नेक्स्ट इसका प्रोसेस चलाएंगे। तो एडिशनल न्यूट्रॉन्स कैन बी यूज्ड फॉर चेन रिएक्शन। तो ये इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन फिर तीन न्यूट्रॉन निकले, उन तीनों ने फिर आगे तीन आपकी जो वो मतलब ट्री बन गया ना, उसके बाद फिर उससे तीन निकले, उसने फिर आगे, तो एक आपको पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और उसको कंट्रोल हम कंट्रोल रॉड से करते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट देयर इज कंट्रोल रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज इन एटॉमिक बम देयर इज अनकंट्रोल। तो एटॉमिक बम होगा तो अनकंट्रोल। अब रिएक्टर कोर है, ठीक है, क्या है इसमें? हाँ तो क्या है? तो रिएक्टर कोर क्या है? रिएक्टर कोर क्या होती है? तो ये देखें, रिएक्टर कोर कंटेन्स द फ्यूल इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। तो रिएक्टर कोर में आपका क्या होता है? फ्यूल होता है, जो फ्यूल आपका यूरेनियम होता है डेफिनेटली। तो यूरेनियम कौन सा होता है? 235। तो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में होता है। ट्यूब्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स टू मेक द फ्यूल असेंबली। ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम एक वीडियो देखें ताकि समझ भी आए, समझ नहीं आई, छोटी सी वीडियो देखते हैं। यही A nuclear power plant is a thermal power station which generates electrical energy from heat, and it basically a factory for making lots of electricity, enough to power a city of around 2 million peoples. Nuclear energy is the world's second largest, low-carbon source of electricity. Approximately 10% of the global electricity is being generated by nuclear reactors. As of April 2020, there are 440 operable nuclear reactors. As of April 2020, there are generated by वीडियो लेटेस्ट लो तो 25% न्यूक्लियर, 10% है ऑयल, और ये गैस देखें तो कोल से ज्यादा हो रही है। अब जर्मनी, फ्रांस है फॉर एग्जांपल, तो फ्रांस में पोल्यूशन कम है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू कोल, तो जर्मनी में पोल्यूशन ज्यादा है। तो अब देखें ये टॉप है, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे न्यूक्लियर में भी टॉप है। तो टॉप 10 में मतलब ये आते हैं, टॉप 3 में है बल्कि ये तीनों। तो अब आप देखें फ्रांस में आपकी पोल्यूशन कम है, क्यों है? तो वो ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी की पोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि वो न्यूक्लियर से कम है और कोल से ज्यादा है। अब इसकी रीजन क्या है? फ्रांस कोल से क्यों नहीं करता? उनके पास कोल है ही नहीं, ये कम है। तो मतलब ये रीजन है सर। तो अब आप देखिए nuclear reactors. As of April 2020, there are 440 operable power. देखिए तकरीबन पाकिस्तान, ये पूरी वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 440, इसने थोड़ा लेट लिया मेरे ख्याल, पुरानी है वीडियो, वैसे 550 तक है। गूगल करें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेरे ख्याल में 500 550 इतने हैं। तो power reactors in the world, with a combined electrical capacity of 390 gigawatts. By far the largest ये देखिए nuclear अब आप इसका चेंज हो रहा है सिनेरियो। देखें 2015 में ये थोड़ा, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे है, नीचे फ्रांस है, फिर चाइना है। देखिए चाइना आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक है, 2019 है ये लिखा हुआ है। electricity producers are the United States, with 809,359 gigawatt per hour of nuclear electricity in 2019. पावर प्लांट्स The nuclear power plant consists of numerous nuclear electricity in पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान जो है उसका नंबर, पाकिस्तान का नंबर देखें जरा, वो काफी नीचे आ रहा है जी।
ये बता रहा है कि ये देखें आपकी यूनिट्स इन गीगावाट आर, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इन गीगावाट आर जनरेशन बाय कंट्री, वो बता रहा है 2019 में। ये देखें उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ डाटा। अब इसमें देखें यूएस टॉप पे है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, फ्रांस दूसरे पे, तीसरा चाइना है। देखें चाइना आगे आ गया, रशिया देखें फिर है, फिर साउथ कोरिया है, कनाडा है, यूक्रेन है, फिर जर्मनी है, स्वीडन और ये है, ठीक है, स्वीडन, जापान, और ये टॉप 10 में ये आ रहे हैं सारे, ठीक है। अच्छा, इंडिया भी आप बिग प्लेयर बन गया ऐसे है ये भी। 2019. The nuclear power plant consists of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. This is the containment building, ये where the containment nuclear building है। reactors are housed. It is made of 2 meters thick reinforced concrete. Inside the containment इसके building, अंदर आप इंटरनल a large tank called Calandria, which is the heart of the nuclear reactors. This is the turbine generator building. It houses the turbine and generator. This is the building. ये मेन It houses. ये मेन ब्लॉक था। This is the turbine generator nuclear reactor. reactor। इसके अंदर ये जो चीज है ना, ये जो बता रहा था ये वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये देखिए अब इसने क्या कहा, रिएक्टर कोर। तो ये रिएक्टर कोर वाला पार्ट है जो हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले उसको पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। रिएक्टर कोर कंटेन्स द फ्यूल इन सिलिंड्रिकल ट्यूब्स। अब देखें सिलिंड्रिकल ट्यूब भी नजर आ रही है आपको, ये ट्यूब्स के अंदर रिएक्टर कोर डाली है। और उसके बाद देखें द ट्यूब्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स, तो आपको ग्रुप्स भी नजर आ रही है, ये ग्रुप्स में हमने ये इसको किया है। और उसके बाद क्या है जनाब, टू मेक द फ्यूल असेंबली एंड द ग्रुप ऑफ फ्यूल सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्टर कोर, ठीक है। सूटेबल फ्यूल इज दिस वन, इट इज रेडीली split and releases large amount of heat, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स मस्ट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज्ड इनटू दिस, और उसके लिए कंट्रोल रॉड यूज होते हैं, ठीक है। बल्कि नीचे लिख दिया चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल यूजिंग कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगे, वो ऐसा मटेरियल होगा कि, बल्कि बता भी दिया मटेरियल, कैडमियम या बोरान, दे विल अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स, अगर सारे न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर लें, और अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम बंद हो जाता है, तो ग्रेविटी की वजह से कंट्रोल रॉड इस तरह प्लेस किए हुए हैं कि कंट्रोल रॉड आपके क्या करते हैं। अगर मैं कंट्रोल रॉड में जाऊं पहले, तो ये देखिए ये कंट्रोल रॉड्स हैं। तो कंट्रोल रॉड्स, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी अगर हो तो अगर सिस्टम आपका बाय डिफॉल्ट ये ग्रेविटी की वजह से खुद भी ऑफ हो सकता है, यानी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो इससे आपका सिस्टम न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी नेचुरल उस जनरेशन 4 में ये चीजें सामने रखी जाती हैं ताकि सेफ्टी के हवाले से भी ये हो। अच्छा, ये रॉड्स हो गए विच आर मेड ऑफ दिस विच क्विकली अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। This is the turbine generator. किधर था वो, किस जगह पे था वो? Tank called Calandria, which is there's thick reinforced concrete. Inside the containment building, ठीक है। और इसके बाद a large tank. ये कौन सी, ये मेन है, ये आपका यूरेनियम, इसका मटेरियल, ये फ्यूल है, ये सिलेंडर के अंदर फ्यूल है, ठीक है। ये फ्यूल है, इसी से आगे सारा प्रोसेस होना है, ठीक है। इसी से आपका जो आपका होगा ना, अभी ये दिखाया वाटर जो है सर्कुलेट होगा इसके थ्रू, इधर से सारी एनर्जी रिलीज होगी। जब न्यूट्रॉन्स हो गए, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी के साथ हमने जो आपका हैवी वाटर होगा वो इंटैक्ट होगा, एनर्जी सारी वो होगा, पंप के जरिए हम इसको सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट करने के बाद फिर आपका जो लाइट वाटर है वो इससे इंटैक्ट होगा हीट एक्सचेंजर के थ्रू, और वो जब जो हैवी वाटर है वो सारी एनर्जी लाइट वाटर को दे देगा। लाइट वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर आगे स्टीम बनाएगा, और जो हैवी वाटर है वो दोबारा, क्योंकि वो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव लिक्विड या रेडियो एक्टिव वाटर भी कहेंगे इसको, क्योंकि हैवी वाटर है उसके अंदर रेडियो एक्टिव वो शामिल है, वो ठीक नहीं है, यानी वो समझे कि उसको हमने यूज नहीं करना, वो दैट इज डेंजरस। तो वो बस जस्ट एनर्जी हीट एक्सचेंज के लिए यूज होगा, which is the heart of the nuclear reactors. This is the turbine generator building. It houses the turbine and generator. देखिए स्टीम आई है, वो रेड जो पाइप था, उस रेड की पाइप से आगे स्टीम आएगी, और स्टीम आगे This is the controlling building for monitor and control the nuclear reactors. The fuel is naturally occurring uranium. That process into small pellets. Then the pellet are sealed tubes, which are welded to form a fuel bundle. The fuel bundles are then inserted in a large tank called Calandria, which is the heart of the nuclear reactor. Typically, more than 200 of these rods are bundled together to form a fuel assembly. A reactor core is typically made up of a couple of hundred assemblies. In order to allow nuclear fission to proceed in a controlled manner, a control rod exists. The control rod can be moved up and down to control the fission rate of uranium. The nuclear power plant produces electricity using the heat that comes from splitting uranium atoms in a process called nuclear fission. Nuclear fission is a nuclear radioactive decay process in which the hidden neutrons on the uranium atoms, when the uranium atoms split into two.
and it releases 3 लेकिन neutrons. न्यूट्रॉन जो है Each आपका process releases 2 uranium atoms and 3 neutrons, a chain reaction of atom splitting, and ensure that there is a constant source of heat, meaning that it generates lots of heat. मल्टीपल This heat is एलिमेंट्स used to मैंने convert किए, ठीक electricity. है, Let's explore how they यूरेनियम produce आगे electricity आपका from heat. स्प्लिट The होगा Glenview vessel is a cylindrical और vessel housing lots न्यूट्रॉन्स of भी latitudes, डेफिनेटली which are filled with किस heavy water हिसाब से moderator. रिलीज होगी That flows around the fuel bundles. एनर्जी रिलीज Heavy water होगी is found in वो all क्या water, rivers, आपका and ocean. On average, 1 out of every आपका 7,000 क्या drops of water is heavy water. ये It is बल्कि 10% heavy water is found in all water, rivers, and ocean. How they produce electricity from heat. The Glenview vessel is a cylindrical vessel housing the lots of latitudes, which are filled with the heavy water moderator. That flows around the fuel bundles. Heavy water is found in all water, rivers, and ocean. On average, 1 out of every 7,000 drops of water is heavy water. It is 10% heavier than ordinary water. Because ये it हैवी वाटर के बारे में incorporates a बताया heavy मैंने आपको form of बता दिया hydrogen called deuterium. होता है During the nuclear fission process, पहला क्या होता है हाइड्रोजन का वन H1 का क्या नाम है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऐसे ही होता है ना तो ये ड्यूटेरियम the heavy water ये देखिए वाटर आपका ये देखिए उनके अंदर रॉड्स के अंदर ही ये वाटर देखें ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है ये हैवी वाटर और वो हैवी वाटर जो flows है ना around the हीट अप fuel होगा bundles. A और chain जैसे हीट reaction अप of होगा तो ये splitting देखिए atoms releases tremendous amount of heat into the heavy water. न्यूट्रॉन Then the heated यूरेनियम heavy को दो water स्प्लिट flows कर दिया through a और उसके closed बाद ये loop system. एनर्जी जो प्रोड्यूस हो That's रही है वो pumped सारी through the reactor to a set of वाटर the के थ्रू steam आपको generator. ये देखिए अब ये जो हैवी वाटर है वो बस सर्कुलेट होता रहेगा क्लोज लूप है ये और जो लाइट वाटर होगा उसके साथ इंटैक्ट होगा और जो उससे स्टीम बनेगी और स्टीम से आप आगे Where it transfers the heat to किस चीज की ordinary water. When that water boils, हाँ it turns into steam. The नहीं ये सारा वही है वो हैवी नहीं दिखाया मेरे ख्याल क्योंकि यहाँ से वाटर आ रहा है और वो वाटर आपका ये मेरे ख्याल में ये हैवी होगा वो हम उधर अरेंजमेंट देख लेंगे जो इधर पूरा नहीं दिखाया हुआ बस ये steam तो is इतना ही देखें बाकी ये समझ लें कि भाई हैवी वाटर जो है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू आपका हीट एक्सचेंज कर देगा लाइट वाटर वो आगे प्रोसेस transported at high pressure through pipes to a large तो ये देखें फिर वो जो आपका स्टीम है वो स्टीम turbine. हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन तो वो देखें रिएक्टर भी जो है ना वो आपके where pushes types the blade different and turns a shaft pressurized connected to a वेक्टर रिएक्टर प्रेशराइज्ड क्या था वो वाटर रिएक्टर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर था PWR these are different types है based on तो ये हाई rotor in प्रेशर the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large electromagnet that producing rotating magnetic fields. Due to this process, electricity is generated. जनरेटर से आप Then it transferred to the transmission line. ठीक है ये सारा प्रोसेस था अब आगे चलते हैं अच्छा रिएक्टर कोर भी हो गया आउटपुट पावर प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल रॉड्स ठीक है फिगर बिलो लाइट वाटर रिएक्टर्स ठीक है तो ये क्या है लाइट वाटर क्या है चलो बता दें आप सर है ना कोर इज वाटर हाँ लाइट वाटर रिएक्टर तो दूसरा कंपोनेंट वाटर है इट सर्व्स टू स्लो डाउन दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स ये पता चल गया हमें हैवी वाटर यूज होता है लाइट वाटर रिएक्टर्स में वाटर इन द रिएक्टर कोर इज एक्सपोर्ट टू तो ये पूरा प्रोसेस में बताया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम्स इन द वाटर गेन न्यूट्रॉन्स टू बिकम ईदर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हैवी एंड सुपर हैवी और बोथ ऑफ व्हिच आर अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव एंड दिस वाटर रिक्वायर्स केयरफुल डिस्पोजल ठीक है डेफिनेटली वो हम उसको क्लोज लूप में यूज करते हैं और वो बार बार यूज हो रहा होता है देयर आर टू टाइप्स और उसकी केयर जरूरी है कहीं से लीकेज होगी उसकी या कहीं से ये जो इंसिडेंट हुए हैं उनकी भी रीजन देखेंगे और इसी तरह की कोई रीजन कहीं वाल्व बंद उसने नहीं किया उसने गलती से भूल गया इसी तरह के मसले मसाइल हुए हैं या पानी जो है ना पानी देखे पानी का पंप इनमें से एक इंसिडेंट में पानी का जो पंप था यानी जो सर्कुलेट कर रहा था पानी वो खराब हो गया तो जैसे ही खराब हुआ पानी सर्कुलेट होना बंद हुआ तो प्रेशर वाल्व तो था यानी पानी ना जाने की वजह से जो इतनी हीट प्रोड्यूस हुई वो जो फ्यूल था यूरेनियम उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा वो हीट किधर जाएगी तो उसने क्या किया कि वो जो पहले वाला पानी था उसकी हीट को प्रेशर वाल्व खुला उसने प्रेशर से तो रिलीज कर दिया वाल्व ने लेकिन उसके बावजूद जब पंप नहीं चला पानी नहीं आया तो क्या हुआ कि वो फिर इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि वो जो आपका कोर थी जो जिसके अंदर मेन फ्यूल था वही मेल्ट हो गया सिस्टम सुपर मतलब उसमें हीट में चलेगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं अच्छा उसके बाद देखें दो टाइप्स ऑफ लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं अब आप देखें प्रेशराइज्ड वाटर और दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ठीक है प्रेशराइज्ड में ये होगा कि हम उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे प्रेशराइज्ड होगा ठीक है और बॉइलिंग अब ये जो बॉइलिंग और प्रेशराइज्ड है इसको एक ये मेन है वरना इसके और भी टाइप्स हैं जनरेशन 1 से लेके 4 तक वो हम डिटेल अभी आगे देखेंगे अच्छा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में देखें तो रेडियोएक्टिव वाटर अब्जॉर्ब्स हीट रिलीज ड्यूरिंग फिजन अब इसकी एक छोटी सी वीडियो देखें और उसके साथ साथ इसको पढ़ते हैं ताकि समझ आए स्टीम टरबाइन कैसे चलेगी अगर प्रेशर ही कोई नहीं तो स्टीम टरबाइन कैसे चलेगी
170 नहीं, इससे इसके भी ज्यादा है टेम्परेचर पर भी, मैं बीच में का मुझे याद नहीं कितना है, लेकिन काफी ज्यादा, उससे ज्यादा है काफी। और प्रेशराइज्ड है तो इसमें और ज्यादा होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि रिएक्टर की टाइप कौन सी है। और ये है कि इसमें अंदर देखिए यार, अब जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट, प्रेशर कुकर देख लें बस सिंपल, तो कैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, इसे हीट दे रहे हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ नहीं रहा होता। यही प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये आप समझ लेंगे बस, इस तरह सादा सा समझ लें, ठीक। क्या तो कांस्टेंट है इसका, वेरी गुड, ये सलमान ने भी ठीक कह दिया, एरिया कांस्टेंट है, प्रेशर कुकर का एरिया कांस्टेंट है, हीट देर से देते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हुआ है दूसरे लफ्जों में, जिस तरह वो कह रहे हैं। अच्छा देखिए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है, तो ये क्या है कि रिएक्टर अब्सॉर्ब हीट रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन, दिस हॉट वाटर गोज थ्रू द हीट एक्सचेंजर व्हिच ट्रांसफर हीट टू नॉन रेडियो एक्टिव वाटर। तो ये अब जो है प्रेशराइज्ड वाटर के अंदर ये कैसे करेगा, आप इसको देखते हैं, ये PWR इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, PWR कहते हैं इसको। तो इसको आप देखते हैं कि ये PWR कैसे वर्क करता है, ठीक है। किधर है PWR, ये वाला। The process of creating electricity using nuclear power begins with the splitting of uranium atoms in the reactor. This ये process, रिएक्टर कोर called है, fission, जो मेन थी कोर, जो मैंने पीछे पहले दिखाई आपको, जिसके अंदर सारे वो हमने ग्रुप्स की फॉर्म में, ये मटेरियल है, releases समझे heat. दूसरा वो जो कोर है हमारा, यूरेनियम है। In a pressurized water reactor, the heat from the water अब इसमें देखें, ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से यहाँ से जाना है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, ये आपका वो प्रेशराइज्ड वॉल लगा हुआ है, इसका नाम वो बताएंगे क्या है, प्रेशराइज्ड वॉल ही है। अच्छा, यहाँ से आप देखें तो यहाँ से ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से वो पानी दोबारा जो हैवी वाटर है, वो हैवी वाटर दोबारा पंप, ये पंप लगा हुआ है, पंप से दोबारा सर्कुलेट होगा, ये एक प्रोसेस है। अब ये जितनी भी हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी, जो कि वो पूरे यूरेनियम फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट जो है वो यहाँ से पानी को, इसी पानी को, हैवी वाटर को हीट अप करेगी, हीट अप करने के बाद यहाँ आएगी, यहाँ से आप देखें ये दोनों क्लोज है, यहाँ से ये देखें इधर हीट एक्सचेंजर से होकर पानी यहाँ नीचे आएगा, इसका सिर्फ यही, यानी इन ट्यूब्स के थ्रू नीचे आ रहा है बस। अब ये ट्यूब्स इतनी हीट अप आएंगे, यहाँ से जो आप लाइट वाटर आ रहा है, वो लाइट वाटर इनके साथ इंटैक्ट करेगा, ये हीट एक्सचेंजर है, और इधर हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ से स्टीम जो है ऊपर जाएगी, और वो आगे स्टीम टरबाइन को ड्राइव करेगी। तो ये तो, लेकिन हैवी वाटर देखें इस तरह बिल्कुल क्लोज, आपने उसकी प्रोटेक्शन भी, इसकी सराउंडिंग में जो कंटेनमेंट है और सारा मटेरियल लगाते हैं, बायोलॉजिकल, जब आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल भी शील्डिंग, और हर तरीके से इसको कवर करना होता है कि ये एरिया जो है ये कहीं एक्सपोज ना हो, ये बड़ा डेंजरस है। surrounding the nuclear fuel is kept under pressure to prevent it from boiling. The hot water is piped ये from the देखिए पानी reactor आया, vessel to a steam generator, where it इधर से transfers जो its पानी आ रहा है heat to उसको स्टीम boil बना रहा है, समझ water रहे हैं, and make खुद नहीं steam बन in रहा a स्टीम, ये second बस system. प्रेशराइज्ड हमने रखा हुआ है। After transferring its ये देखिए energy, पानी आया, ये the water वापस is गया, इस pumped तरीके से back पानी to the प्रोसेस हो reactor रहा है। vessel to be reused. और ये जो हीट एक्सचेंजर के साथ The इधर से पानी आ रहा है, non-radioactive वो पानी steam from the steam स्टीम generator में बना, स्टीम spins ने स्टीम पानी turbines चलाई, that drive हीटर the ऑन हुआ, generator to produce हीटर ऑन हुआ, तो electricity. उसके बाद आपकी, After the steam is used in the turbines, it is drawn into हाँ a स्टीम टरबाइन condenser, नॉर्मली जो where है it वो is दो cooled and पोल की condensed होती है, back तो into water 3000 and pumped आरपीएम की back to the steam generator to be heated इसकी and न्यूक्लियर पावर प्लांट में reused. 3000 होती है वैसे स्टीम टरबाइन में, यही है। कुछ में केस होता है 4 पोल भी, लेकिन 2 पोल होती है नॉर्मली, क्योंकि हाई स्पीड पे चलना होता है। ये बताता हूँ यार प्रेशर कितना, ये तकरीबन 90 MPa लिखा हुआ है, 90 मेगा पास्कल या इस तरह, तो वो हम उसको देखेंगे कि वो कितना एग्जैक्ट 90 है, 70 है, 60 है, और हर रिएक्टर के हिसाब से भी चेंज होगा, ठीक है, मतलब वो प्रेशर, हाँ डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर आप देखें ना, इसका जो आपने बताया ये उसका इनलेट टेम्परेचर और है, वो भी इधर आएगा बीच में, इनलेट फिर आउटलेट, ठीक है, वो डिफरेंट टेम्परेचर, डेफिनेटली स्टीम है, स्टीम तकरीबन मेरा 350 एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊंगा, 300 350 इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड में है। अच्छा चलें, अब आप देखें बॉयल्स एंड फॉर्म सुपर हीटेड स्टीम, ये देखिए सुपर हीटेड स्टीम है, अब सुपर हीटेड स्टीम है, टेम्परेचर हाई है इसका, ठीक है, 300 से अबव ही है, 350 से देख, विच इज यूज्ड टू मूव द टरबाइन, हाँ उसमें ज्यादा ही होगा, 300 ऊपर है, यानी 500 भी हो सकता है, अब कंफर्म मैं बताता हूँ आपको ये। अच्छा, द रिएक्टर कोर एंड स्टीम जनरेटर आर हाउस्ड इन दिस, बस ये ठीक है, आगे चलें। अब आप देखें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या है कि द कंट्रोल्स ऑफ द रिएक्टर आर आल्सो डिजाइंड सच दैट इन केस ऑफ पावर फेलियर द रॉड्स वुड बी ड्रॉप डाउन इनटू द रिएक्टर, ये ग्रेविटी से आप शट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, फिगर अगर आप देखना चाहें तो फिगर के अंदर भी आपको ये चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये एक पूरा आपको प्रोसेस नजर आ रहा है कि
आप देखें ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका हीट एक्सचेंजर भी है और मेन आपका जो रिएक्टर वेसल और उसके बाद कंट्रोल रॉड्स और उसके बाद जो आपका फ्यूल है वो इस कंटेनर में है और उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर से हीट प्रोड्यूस हुई आपकी स्टीम पे, स्टीम से जनरेटर और जनरेशन, और वो जो आपकी स्टीम के बाद जो हीट होगी उसको आप ये कंडेंसर से, कंडेंसर कूलिंग वाटर के थ्रू, और कूलिंग टावर की भी डिफरेंट 2 टाइप्स हैं, और कूलिंग टावर से होता हुआ फिर उसको आप करेंगे दोबारा उसको रीयूज करेंगे और ये प्रोसेस, ठीक है। और कूलिंग टावर में अबाउट 2% या मोर देन 2% वो वाटर कुछ वेपोरेट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशराइज्ड हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ठीक है, ये थोड़ी सी फिगर थोड़ी डिफरेंट बताई है। इसके अंदर अगर आप देखें ये स्टीम है तो उसकी जगह टरबाइन लगाई हुई है और उसके बाद हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कूलिंग टावर का प्रोसेस क्या है कि कूलिंग टावर में ये स्टीम जो आई है यहाँ से, ये देखें जो है कौन सा क्या मतलब लाइट वाटर, लाइट वाटर, हाँ वाटर को प्रोसेस करने का मैं नहीं देखा, मेरी इन्फॉर्मेशन मैं अब कंफर्म करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में रॉ वाटर ही है और वही प्रोसेस में हम यूज करते हैं। हाँ लॉस होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते भी साइड में ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो बहरहाल ये मैं कंफर्म करूंगा, ये अभी मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। रॉ वाटर है, वैसे लाइट वाटर यूज करते हैं रॉ वाटर, लेकिन कंफर्मेशन में अभी आ जाएगी मेरी नजर। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो फ्रेश वाटर इन है, ये चले ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसके अंदर ये जो स्टीम से आपकी वाटर इन हुआ है स्टीम से और स्टीम इन हुई है और उसको दोबारा आपने वाटर के लिए यूज करना है तो उसको कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस के लिए आप कूलिंग टावर यूज करते हैं, ठीक है। अब कूलिंग टावर का प्रोसेस ये है, ये कुछ स्टेप्स उसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कूलिंग टावर के। अब ये जो कूलिंग टावर के प्रोसेस है इसको हम थोड़ा सा हम देखते हैं कूलिंग टावर, चूंकि ये 2-3 कंपोनेंट है बस, उसके बाद हमारा बाकी थ्योरी चलेगी। तो cooling tower. When we see a इसको nuclear थोड़ा सा आगे करते हैं, ये कूलिंग टावर है और cooling इसको अगर आप tower थोड़ा is सा the सोच के place देखें तो allowed किसको, हाँ वो तो उधर जा रहा है, उसको उसको सिर्फ कूल कर रहा है, ये कूल कर, तो कूल कर रहा है, ये सिर्फ कूल के लिए है, ठीक है। to cool down, thereby releasing the thermal energy into the environment. The cooling tower can be up to 200 meter tall. ये इसकी हाइट बताई है 200 There मीटर are तक इसकी two हो सकता है। types of उसके बाद cooling देखिए ये दो towers. टाइप्स हैं इसकी, One is कूलिंग cross टावर flow की type देखें तो and the क्रॉस फ्लो other टावर है is और दूसरा counter flow type. Before काउंटर फ्लो moving टावर, on ठीक to है। the working of a नॉर्मली cooling काउंटर फ्लो होते tower, हैं। अब आप let us देखें look at the components of a counter flow type cooling tower. A counter flow type of tower has अच्छा इसके अंदर cold water इनसाइड देखिए आप, basin, इसके अंदर air कोल्ड वाटर inlet, बेसिन है जिसमें fill पानी है, media, एयर इनलेट है, spray फिल nozzles मीडिया है और and स्प्रे नोजल drift है और उसके elimination. बाद आपका ड्रिफ्ट है। अब स्प्रे नोजल से आप पानी नीचे गिराएंगे और उसके बाद जो है ये इसका एरिया बढ़ा देगा और उसके बाद नीचे से आप क्या करेंगे कि पानी जो है उसको यहाँ से जो है ना एयर, आप एयर को यहाँ से सर्कुलेट होगी, एयर ऊपर से नोजल स्प्रे आ रही है, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, एयर आ रही है और नीचे से एयर आप जो एयर है उसको उनके साथ इंटैक्ट कर रहे हैं, तो बस उससे आप वो कूल हो जाता है प्रोसेस। अब एयर इंटैक्ट कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, कौन सा वो है उसकी बेस पे ये दो कूलिंग टावर बन गए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। जनरेटर Fill है, media डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, and डिस्ट्रीब्यूशन से हम exhaust करेंगे, फिल fan. मीडिया से उसका एरिया बढ़ाएंगे, In case पानी of a cross flow पेनिट्रेट cooling करेगा। tower, देखिए ये ऊपर से the डिफरेंस क्या difference होता है between these कि two आप देखें types तो of cooling tower. We discuss इसके अंदर about the एयर का difference जो है ना, between these two types of cooling tower. In एयर cross आप flow ये type अपोजिट cooling डायरेक्शन में है और tower, ये क्रॉस में, air flow ये is उसका होता है directed कि एयर की डायरेक्शन perpendicular बेस to पे the ये water flow, वो whereas in is इसका नाम directly है। up the working of a cooling tower. अच्छा आगे चलते हैं दोबारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कूलिंग टावर हो गया। एडवांटेज आपके पीडब्ल्यूआर के डिफरेंट एडवांटेज दिए हुए हैं, आप उसको खुद देख लीजिएगा। इन केस ऑफ फ्यूल लीक्स आपका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेटली, डिजाइन टू ऑपरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर देखें क्या कह रहे हैं, क्या क्या हाई टेम्परेचर क्या, नहीं हमारे डिसएडवांटेज क्या होगा, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, इट इज मोर एक्सपेंसिव। हाँ ठीक है, तो फिर
नहीं नहीं, हमारा कितना टेम्परेचर हो जाता है? 40-50 डिग्री होता है। तो ये 600 डिग्री या 500 डिग्री अगर हो तो वो फिर होता है, समझ रहे ना? अच्छा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में देखिए, इट आल्सो कंटेन्स अ कंटेनमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टर, कितने पावर प्लांट है सर? कितने? अच्छा 440 है अभी, हाँ? 442 ईयर 2021 में 442 जो है ना पावर प्लांट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स द कंटेनमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड, ठीक है। ये चले, ये अब दो रिएक्टर मेन है, तो इसका भी हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ये क्या है यार, शोर नहीं करना यार, शोर तो मेहरबानी करो बाहर चले जाए, मुझे जरूरत नहीं है, बाहर चले, ठंडक लग गई है ना, बाहर चले जाए, 2-4 बच्चे होंगे काफी है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, हसन है, बस हसन है, जोबिया है, और कौन है, सलमान है, ये 2-4 बच्चे बस काफी है। अच्छा वाटर, हाँ इनका है, ये देखें, ये भी है, भट्ट साहब भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं डूब में, वो देखे पीछे, वो कभी कभी हमें क्रिटिसाइज करने के लिए एक नवा क्वेश्चन छोड़ते हैं, वो पीछे जो बैठे हैं, वो पीछे से तैयार करके लाते हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन में क्लास में पूछना है कि जो 2 बार है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो इट आल्सो कंटेन्स द कंटेनमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड, BWR द वाटर बॉयल्स इन द रिएक्टर कोर, इस तरह समझ नहीं आ रही यार, वीडियो देखते हैं, ठीक, तो उसके साथ फिर इसको चलाते हैं, फिर मजा है। अच्छा अब आप देखें The इसमें तो, process of creating electricity using nuclear power अच्छा begins बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर और उसमें क्या फर्क है? उसके अंदर हीट एक्सचेंजर था, इसके अंदर नहीं, यानी इसका जो प्रोसेस है पूरा इधर ही हो रहा है, इसी के अंदर ही, इसके अंदर ही हो रहा है। नहीं, हॉट वाटर इस तरह ये सर्कुलेट हो रहा है, हैवी वाटर, और जो लाइट वाटर है वो आपका इधर इसी के अंदर हीट अब्सॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो गया। भाई ये मेन फर्क है, बाकी with आप the इसकी वीडियो splitting of uranium atoms in the reactor. ये देखिए, रिएक्टर This वैसा है, process, called fission, produces heat. In a boiling water reactor, the water surrounding the nuclear fuel is turned directly into steam in the reactor vessel. ये देखिए स्टीम कन्वर्ट हुई, The हीट steam एक्सचेंजर is इसमें then यूज नहीं हुआ, transferred by pipes to the और हीट से turbines. डायरेक्ट आपने, The spinning turbines drive the electric generator to produce electricity. After the energy from the steam is used to spin the turbines, it is drawn और into a कंडेंसर का condenser प्रोसेस अलग where से it ही is आपको नजर आ cooled रहा है, ठीक and condensed back into water है। जो and लाइट pumped वाटर है, back देखिए to the स्टीम के बाद reactor कंडेंसर से to be होता हुआ boiled लाइट वाटर into दोबारा steam again. इधर प्रोसेस से गुजर रहा है, और हैवी वाटर पीछे आपका, हैवी वाटर जो है वो यूज हो रहा है रिएक्टर से। तो 3 तरह के वाटर हो गए, उतनी देर सर्च कर लो ना यार, वो लाइट कौन सा है, रॉ है या प्रोसेस्ड है? वो रॉ है, नहीं दूसरा देखिए लाइट वाटर फॉर स्टीम जो है वो कौन सा है, प्रोसेस्ड है या कौन सा है? कंफर्म भी कर लेंगे। चलिए, अच्छा इट कैन आल्सो कंटेन्स अ कंटेनमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वेयर, अब आप पढ़े जरा उसकी वीडियो को देख के, कंटेन्स द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड, BWR द वाटर बॉयल्स इन द रिएक्टर कोर, ठीक है, and directly goes into the turbine generator to produce electricity, not no medium part of heat exchanger is available in this BWR. The steam after passing through the turbine is condensed and reused, वो फिर कंडेंसर का प्रोसेस आ जाएगा जिसके अंदर आपका वो यूज होगा। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अपोज टू कंट्रोल रॉड्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द बॉटम, ये भी एक डिफरेंस दूसरा है। अगर आप डिफरेंस का आ जाए, अगर आपका दो रिएक्टर्स के दरमियान डिफरेंस, ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जिसे बड़ा होगा उसी को समझ आएगी, ये छोटा सा पॉइंट तो देने इसी तरह के हैं मैंने जो डिस्कस किया ना, बिल्कुल शॉर्ट से, जिसने पूरा पढ़ा होगा उसी को समझ आएगा, यहाँ लेक्चर में बैठा होगा। अच्छा तो ये देखिए, एज पोज टू BWR द कंट्रोल रॉड्स आर इंसर्टेड बॉटम से है, ये दो डिफरेंस ही काफी है इसके। तो अच्छा इसके बाद देखिए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में देखें, फिगर बिलो शोज BWR, ठीक है ना। तो ये बॉइलिंग वाटर आपने उधर भी देख लिया, इसके अंदर आपका हीट एक्सचेंजर नहीं है, वो हीट एक्सचेंजर वाला जो पार्ट है वो इधर ही प्ले हो रहा है, ठीक है यार। हसन इतना ना पूछो, घर जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये आपका BWR की एक और टाइप है जिसके अंदर टोरस, यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बस आप बाकी इसको खुद देखना। एडवांटेज आपके बता दिए इसके अंदर, डिसएडवांटेज बता दी है, ठीक है। ये देखें आ गए यार, हसन इनको कहो अटेंडेंस लगाएं, इनको जाना चाहिए, वो उनकी अटेंडेंस लगाएं। ये देखें लैब में भी लेट आते हैं, इधर भी लेट।
ये अटेंडेंस लगा लें और मेहरबानी जाएं, शोर ना करें। अच्छा अब हम देखें लार्जर प्रेशर वेसल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ BWR, ठीक है। चलें ये इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये इधर तो हो गया एंड, ठीक है। तो अब आप देखते हैं इसके अंदर अच्छा ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, ये इधर मैंने कुछ लिखी हुई है, देखें आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ये PK नागवी है, ये डिफरेंट 3-4 बुक्स हैं, आपने अगर पावर प्लांट के हवाले से इसको पढ़ना है तो ये भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्या क्या चीज इधर हमारे पास है ही नहीं ना, करीब नहीं है ना, करीब नहीं है तो दूर हमें इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, वो PG वाली इसी तरह के लोकल मियाँ वाली जाना है तो अपने प्राइवेट खर्चे पे चले जाते हैं, हम क्या इकट्ठे चले जाते हैं, ये लेटर इधर से लेते हैं, आप CR से रब्ता करें और मियाँ वाली या उधर तो उधर आप फोन करें उनको, वो खतरनाक है वैसे यार, कोई मसला बन जाएगा, कहाँ छोड़ो बस। अच्छा अब आप देखें अच्छा अब हम थोड़ा सा ना, ये तो न्यूक्लियर का हमने ओवरऑल देख लिया, अब थोड़ी सी इसको डिटेल पे देखते हैं, अब जितना पढ़ लिया हमने वो कर लेंगे, बाकी फिर हम इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी मैं डिटेल में आप जाऊंगा, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा फिर, ठीक है ना, वो मैंने ओवरऑल पावर प्लांट का कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो फॉसल फ्यूल्स रिजर्व्स की बात करते हैं, ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो में जाते हैं, तो अगर आप देखें इसके अंदर तो ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो में मुझे खुद बताया, जरा खुद ही बताया करो ना यार हसन, जो भी है कुछ आप ही तो करें ना, कुछ ये खुद देखा करें ना, कुछ एनालिसिस करके मुझे बताया करें क्या है। इस फिगर में देखें टेरावाट एनर्जी रिजर्व्स लिखे हुए हैं आपने, तो ये इधर फॉसल फ्यूल रिजर्व है और इधर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इनकी, ठीक है। कोल से, गैस से और ऑयल से आपका कंपैरिजन लिखा हुआ है, तो आप देखें तो सबसे ज्यादा कोल से है, ठीक है, और उसके बाद आप देखें तो गैस से और फिर उसके बाद ऑयल से है, ठीक है ना। तो आपको ये सिनेरियो देखें 2081 का नजर आ रहा है आपको, 2011, 21, 31, अभी हम इधर हैं इस जगह पे, ठीक है। तो फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो आपका 2051 तक आपका ऑयल वैसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है, तो उसके बाद 2061 तक टेंटेटिव आपका गैस का भी सिस्टम खत्म, वैसे ही अभी शॉर्टेज शुरू हो गई है हमारे लोड शेडिंग। अच्छा उसके बाद फिर कोल के रिजर्व्स हमारे पास हैं, वो काफी अर्सा चल सकते हैं, जैसे सर ने बताया था कि बड़े ज्यादा रिजर्व्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोल को कंपैरिजन न्यूक्लियर से करें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से न्यूक्लियर अच्छे हैं, कार्बन एमिशन भी इसमें कम है, ठीक है, तो ये चीजें भी इसको कंपैरिजन करने वाली है। और कुछ मिसकंसेप्शन भी है कि न्यूक्लियर है तो बस इससे एनर्जी नहीं हुई है, डेंजरस है, ये फला है, कुछ थोड़ा सा इसका नॉलेज हो जाए तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आल्सो इसके एडवांटेज काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें तो एशिया के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें जरा, इसमें लैटिन अमेरिका में देखें कंजम्पशन, ठीक है, और कौन सी है, ये कौन सी है, ये एशिया है और ये यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप में कांस्टेंट है, एशिया में देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है, और ये न्यूक्लियर की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, ये इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो लिखी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की बताई हुई है, ठीक है। और ये देखें एशिया में इसकी बढ़ रही है, यानी एशिया वालों को सेफ्टी का कोई वो नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्रीज है सारे, तो यूरोप ने इसको फिक्स रखा है, और लैटिन अमेरिका में भी देखें तो आपका, लेकिन और इसी तरह देखें मिडल ईस्ट जो है और अफ्रीका के अंदर भी इसकी बड़ी है, तो सबसे ज्यादा। और ये जो है आपकी क्या नाम है, ये नीचे है, ये कौन सा है, OCD, बाकी कंट्रीज का कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कंजप्शन लिखी हुई है पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप देखें थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये क्या एनालिसिस बता रहा है कि आपकी पॉपुलेशन देखें तो हमारा पाकिस्तान इसमें नहीं है, उसको डालेंगे बीच में। तो अगर आप देखें तो US के अंदर देखें तो ग्रोथ आपकी 1990 में और 2008 में, ऐसी है ना। तो पॉपुलेशन देखें तो 1990 यानी 20 साल में, 18 साल में 22% बढ़ी है, देखिए यूरोप में 5, सिर्फ 5 है, और मिडल ईस्ट में 51%, और अफ्रीका में देखें ज्यादा हो रही है, जितने ज्यादा गरीब मुल्क है ना, और लेटिन अमेरिका है ये देखें, और ये, और उसके बाद देखें एनर्जी यूज, देखें आप एनर्जी यूज, तो डेफिनेटली ये देखें ग्रोथ है, तो ग्रोथ के हिसाब से आप देखें एनर्जी यूज भी इसका मिडिल ईस्ट का ज्यादा है, और उसके बाद देखें चाइना की, देखें चाइना में देखें ये वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, तो ये ग्रोथ कम है, ये देखिए इधर, लेकिन ये आपका
ये देखिए आपकी एनर्जी यूज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ये भी इश्यू था, जिस तरह वो कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट में कि आपका वो जिस तरह ये जो आईपीपीज हमने लिए हुए थे, तो आईपीपीज इन्होंने हैवी रेट्स पे उनको दिए हुए थे आईपीपीज, तो वो हमारी यूज नहीं बढ़ रहा था। वैसे ही महंगी है, हम तो इंसेंटिव ही नहीं देते कि भी ज्यादा यूज करें तो कम होगी, वो चक्कर तो है नहीं। तो वो फिर ये है कि वो आईपीपीज जो है उनको तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे थे और पैसे पड़ रहे थे, एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे और आईपीपीज उनको रेंट वो मिल रहा है। तो वो पीछे उन्होंने कुछ चेंज भी किया था, तो देखिए इस तरह जो है वो आपका, लेकिन ये देखिए चाइना जो है इसमें काफी आगे। यार देखिए वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वो अपना सिर्फ पॉपुलेशन में जोर नहीं है ना, बाकी काम भी तो कर रहे हैं, तो वो उधर कर रहे हैं आप। अच्छा इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर भी आपकी जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ी है, ग्रोथ, और उस हिसाब से लेकर उन्होंने वो परसेंटेज की काफी बढ़ाई है। अच्छा इसके बाद देखें आप, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है आप उसको एज अ, चूंकि कंटिन्यूसली ईयरली आप चूंकि एक दफा आपने यूरेनियम उसको आपने एक दफा स्टोर कर लिया, तो वो कंटिन्यूसली आप उसको बड़े अरसे तक यूज कर सकते हैं ईयरली। तो आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं जिस तरह सोलर विंड है, उसमें दे डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस, जहाँ इसको जियोग्राफी के साथ लिंक है, एयर चल रही है, एयर है नहीं है, सोलर रेडिएशन है, लेकिन इसका न्यूक्लियर में ये वो चीजें फैक्टर्स नहीं है, डेमोग्राफिक्स वो कहेंगे, इश्यूज इसके अंदर नहीं है न्यूक्लियर में। और दूसरा ये है कि इसको बेस लोड पावर स्टेशन के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं कंटिन्यूसली। और दूसरा मैंने बता दिया था आपको कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कोल से जो है इसके लेस है। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इनका ये है कि क्वेश्चन ये है कि यानी कितना टाइम लेता है कि जब स्टार्ट हो गया जनरेशन देना शुरू करें, स्टार्ट करें और उसके बाद प्रोसेस। एक बार देखो गूगल करो, देखो कितने मिनट है। नहीं नहीं मतलब वो देखें जरा कितना वो इसने लिखा हुआ है, लिखे देखें। मेरे ख्याल में तो ये इंस्टेंट ही होना चाहिए, जब एक दफा प्रोसेस स्टार्ट किया तो स्टीम बननी है, बस वो प्रोसेस है। तो जिस तरह नो इतना हो, इतना ही स्टीम का भी इतना ही है, कोल वाला भी इतना ही था, बस इतना ही था, तो उतना ही होना चाहिए क्योंकि वही प्रोसेस है, स्टीम बनाना है बस वो। ये इंस्टेंट है, डीजल भी इंस्टेंट है ऐसे ही। अच्छा अब आप देखें ग्लोबल एनर्जी सिनेरियोज के अंदर अगर आप जाएं तो आपको ये देखें सबसे ज्यादा कोल से प्रोड्यूस हो रही है ग्लोबल एनर्जी जो है आपकी 40% है, नेचुरल गैस से 21 है, हाइड्रो से 16 है, और चौथे नंबर पे आपका मेजर पोर्शन न्यूक्लियर से आता है, और उसके बाद फिर ऑयल की बात आती है, और रिन्यूएबल सबसे कम है। ये वैसे 2014 का है डेटा उसके हिसाब से। तो अब आप देखें इसके अंदर तो अब ये मैंने जब आपको फ्रांस और जर्मनी का बताया था, तो फ्रांस के अंदर देखें, फ्रांस के अंदर आपका ये ये कंट्री वाइज है, यानी फ्रांस इधर पहले नीचे देखें, टॉप 10 न्यूक्लियर जनरेटिंग कंट्रीज ये हैं, यूके, फ्रांस, चाइना और बाकी सारे हैं, ठीक है। तो अब हम फ्रांस और चाइना का फ्रांस और यूके का देखें अगर, फ्रांस और दूसरा इधर जर्मनी भी था इधर यार, ये जर्मनी है ये वाला, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रांस को देखें तो फ्रांस के अंदर आपकी जनरेशन किस तरह हो रही है, ऑयल से ज्यादा है। और ये कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, ये रिन्यूएबल होगी, ये नेचुरल गैस है, ये कोल है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये हाइड्रो है, फ्रांस में हाइड्रो, ये न्यूक्लियर है यार, ये न्यूक्लियर है, हाइड्रो नहीं है। अब देखिए इस बताने का मकसद ये है कि आपकी फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और कोल से कम होगी, ये देखिए कोल से कम है, क्योंकि कोल इनके पास है ही नहीं, इस वजह से, और कोई मसला नहीं, वरना ये भी करें सर। अच्छा जर्मनी में देखें तो कोल इनके पास रिजर्व हैं, या इनके पास अवेलेबिलिटी है उसकी जो फिजिबल है, और जो न्यूक्लियर है वो कम है। तो फिर से ज्यादा ये कोल से कर रहे हैं और न्यूक्लियर को से कम कर रहे हैं। और अब आप देखें इसके अंदर तो पोल्यूशन के हिसाब से देखें तो जीएचजी जो ग्लोबल, जीएचजी ग्लोबल नहीं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जीएचजी एमिशन जो वो है, वो आप देखें तो इसका 7.81 है और ये 11 है। तो जर्मनी ज्यादा वो एमिशन के हवाले से कर रहा है। तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, और देखें ये सैलाब वगैरह, और ये अभी वो हुई है उसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई है ना, सीईओ कौन सी थी वाला जो भी हुई है उसमें, उसके एग्रीमेंट पढ़े हैं किसी ने, को मेन क्या थे पॉइंट्स। तो अब जीएचजी एमिशन ये हुई किस कंट्री में, ये बता दें, अभी जो गया था हमारे, किस कंट्री में हुई अभी क्लाइमेट चेंज के वाले से एक हुई है फ्रांस में हुई? इधर कोई हाँ? किधर हुई है भला, किस कंट्री में हुई है,
जो भी है सर्च करें। ये आपकी मेरे ख्याल में इधर ही कहीं इंडोनेशिया मलेशिया इस तरह नहीं हुई कहीं, देखें बाली में या इस तरह। मिस्र में, हाँ इजिप्ट में हुई है, सही कह रहे हैं, इजिप्ट में हुई है, इजिप्ट में हुई है। तो ये वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह सैलाब आ रहे हैं हमारे, तो उनको एक जो उसमें मेन पॉइंट है कि आपको जो जिनको जो क्लाइमेट की वजह से देखें पोल्यूशन तो कर रहा है जर्मनी और सैलाब पाकिस्तान में आए, तो फिर उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना कि हमें वो दें। तो वो उसका एक उन्होंने एग्रीमेंट किया कि जिसके अंदर जो अफेक्टेड जो ज्यादा अफेक्टेड नेशंस हैं, जिसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान का भी नाम आया है, उनको फिर एड्स भी मिलेंगी इस बेस पे कि वो फिर फंड जो इकट्ठे करेंगे, हाँ इनको देंगे। तो वही है। अच्छा आप देखें ग्लोबल न्यूक्लियर मैप, देखें तो ग्लोबल न्यूक्लियर मैप के अंदर आपको ये देखें, आपको कंसंट्रेशन नजर आ रही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है, ये देखें। तो ज्यादातर ये यूएसए में, नमाज पढ़ा यार, मैं जल्दी फायर कर देंगे ना, ठीक है अब पढ़ लें, फिर मैं थोड़ा सा करके तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है जिसने पढ़नी है अभी चले जाए। तो अब आप देखें, तो ये ब्रेक करनी है तो नमाज पढ़ के कर देते हैं शुरू, जैसे आप कहते हैं, तो एक दफा फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा चले 2 बजे तक कर देते हैं। अच्छा चले अब आप देखें यूएस के अंदर, ये जरा फोकस रखें ना ताकि जल्दी फिर कवर हो, आप भी इनपुट दो ना यार। ये देखें यूएस और इसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और इधर देखें अगर आप तो साउथ अफ्रीका में कम है, इधर आप देखें तो जापान में, जापान के अंदर है, फिर चाइना ने भी देखें, इसकी भी इंडिया प्लेयर बनता जा रहा है, पाकिस्तान में तो कैनप, और ये देखें इधर क्या, ये मियाँ वाली होगा ना, ये बल्कि कराची है और ये मियाँ वाली है। तो इसी तरह ईरान में भी कम है, लेकिन ये एरियाज जो हैं ये कौन से हैं, यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन है ये। तो ये देखें, तो वो उन्होंने अभी यूक्रेन की जंग के बाद उन्होंने जो रशिया से ले रहे थे एनर्जी रशिया से, तो उसको उन्होंने खुद ही 2030 तक टारगेट बनाया कि अब हम खुद करें। किस चीज से करेंगे वो एनर्जी जनरेट, न्यूक्लियर से, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो एनर्जी का एजेंडा अपना खुद सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स यूज करें, वो करेंगे, ठीक है वो उनका प्लान है। तो ये देखें कंसंट्रेशन आपको नजर आ रही है, तो इसके अंदर ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं देखें, इनका कोई इतना वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी आहिस्ता से बढ़ेगा, ठीक है। और ये साथ, अच्छा उसके बाद ये थोड़ा सा एक और भी है, ये सिर्फ 442 बताया था आपने, 440 442, अच्छा 442 किस डेट तक, 2021 तक, ठीक है। तो ये आपके पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अच्छा ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये 440 लिखा हुआ है, वर्ल्ड रिएक्टर्स इन 30 कंट्रीज, ठीक है। 14% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, तो अब हम पाकिस्तान का सिनेरियो ये हमने पहले भी देखा था, तो इसको आप सिर्फ एक दफा और देख लें। कोल के अंदर 38 है, तो आपको अगर न्यूक्लियर देखें तो 10% आपकी एनर्जी इधर से प्रोड्यूस हो रही है, 10% ऑफ द टोटल। अच्छा एनर्जी मिक्स आप देखें मेगावाट्स में, ये क्या होगी, तो ये देखें आप इसको कितनी है न्यूक्लियर, ये कम है, ये मेगावाट्स में, ये मेगावाट्स में दी हुई है, तकरीबन 10% या इसके राउंड बोर्ड है। तो ये दोनों ये बल्कि वर्ल्ड की है ना यार, ये हाँ ये वर्ल्ड की है ना यार, ये वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में देखें तो 10% थी, और न्यूक्लियर देखें तो उसकी कंट्रीब्यूशन में आपको ये 4% नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा ये बहरहाल हमारी जनरेशन मिक्स जो है उसकी रेशो, और कितने परसेंट कर रहे हैं वो सारी इसमें दी हुई है जी। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये फिर मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल के बता सकता हूँ। ये टोटल हमने देखी है इधर टेरावाट, टोटल हम देखेंगे कितनी, फिर पाकिस्तान की देखेंगे, फिर हम उसको निकाल लेंगे, तो परसेंटेज निकल आएगी। तो लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, फिर आप निकाल के मुझे बताना, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर चश्मा और कराची के अंदर हमारे दो हैं, फिर शोर करना क्या कह रहे, नमाज पढ़ो यार, हम शोर कर रहे थे, सवाब ही कमाओ, या जाओ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़े जाए। इनका नाम जसीर का भूल गए, इनका नाम हमाद है ना, हमाद, इनको जो बोल रहे हैं इनको बाहर भेज दीजिए, इनको अटेंडेंस लगवाएं और बाहर भेज दें, ठीक है। तो पीछे जफा भी बैठा है, जफे शोर न करिए, जफे की अटेंडेंस लगा दे बस, ताकि जो एमी बेचारा
अच्छा चले। अच्छा अब आप देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से जो अपडेट डाटा है आपका वो दिया हुआ है, तो थोड़ा खुद भी देख लेना, ठीक है। फ्यूल ये ठीक है, ये इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, और थोड़ा चाइना के साथ हमारा न्यूक्लियर के हवाले से कुछ रेगुलेशंस हैं वो सारी, तो आप देख रहे हैं, तो हमारी जो रेगुलेशंस हैं वो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पीएनआरए, ठीक है, और ये इसको डील करती है, और ये सेटअप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के थ्रू है, ठीक है। और ये सारा उसके बाद देखें ऑपरेबल जो आपके रिएक्टर्स हैं इस वक्त वो 6 हैं, और उसमें आपकी ये मैंने उधर से लिया उसकी वेबसाइट से, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेबसाइट है। तो ये 6 ऑपरेबल रिएक्टर्स हैं जो ऑपरेटिंग हैं, 3256 मेगावाट जनरेट हो रही है। रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा अभी तक कोई नहीं है, न्यूक्लियर में हमने कुछ नहीं किया, इंडिया बहुत कर रहा है अभी। अच्छा इसी तरह आप देखें तो रिएक्टर शट डाउन भी एक हुआ है हमारा 90 मेगावाट का, और उसके बाद आप देखें तो आपकी जो रेफरेंस यूनिट मेगावाट्स में जनरेट की है आपने 2014, और ये देखें 21 तक मेरे ख्याल जा रहा है, तो आपकी सबसे ज्यादा ये 2022 है मेरे ख्याल, ये 2000 कौन सा है, ये आपकी टोटल 3256 यूनिट्स मेगावाट्स में जनरेट की है, ये आखिरी जो हमारी थी, तो 3256 बनता है, ये 3256 जो है ये देखें तो यही बनता है, ये 6 आपके हैं। यार ये प्रोसेस डेफिनेटली एटॉमिक, हमने एटॉमिक बम बनाया है, पूरा प्रोसेस अब्दुल कदीर खान क्या करता रहा, यही तो करता रहा यार, उधर से वो ला के, तो ये सारा process, तो इधर प्रोसेस है ना ये जितने भी है, लेकिन डिटेल तो इधर वेबसाइट पे नहीं दी होगी, डेफिनेटली सारा खुद ही कर रहे हैं ये, बल्कि ईरान को भी देते हुए पकड़े गए, तो वो मतलब ये है कि सारा वो करते खुद ही करते हैं ना, वरना निकले। अच्छा अब आप देखें रिएक्टर्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान है, तो देखें अगर आप तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फिर आप देखें तो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, और उनकी जनरेशन कैपेसिटी आपकी 300 मेगावाट 300, और एक की जो है ना ये की टू कराची के अंदर जो कैनप है उसके अंदर आपकी 1000 तक वो उसकी, तो जनरेशन स्टार्ट का भी उसकी सारा टाइम लिखा हुआ है। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर डिस्कशन हो सकती है, तो इसमें यह है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर के भी इसके अंदर डिस्कशन में मजीद कि भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी जरूरी है या नहीं, इसके लिए स्टिल वी नीड द डिस्कशन। और दूसरी बात मेन ये है कि प्रॉपर नॉलेज भी हमें चाहिए, जस्ट हम ये ना कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी है तो ओके नहीं। अब जब कंपेरिजन, अब कोल जो है जिस तरह उन्होंने हमें बताया था जो मतलब आए थे वो हमारे आइस्को से डॉक्टर आमिर साहब, तो उन्होंने कहा था कि कोल को आप निकाल तो नहीं सकते, अब ये हम पीछे जोर लगा रहे हैं, बस रिन्यूएबल पीछे पड़ गए हैं कि भी सोलर एनर्जी, नहीं नहीं कोल को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमने वो उसका फिर उन्होंने बड़ी अच्छी वो जो स्टेबिलिटी कितनी अच्छी समझाई उन्होंने वेबिनार, किसने लिया था वो? हाँ जिसने लिया था, कितनी स्टेबिलिटी के सही कंसेप्ट उन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से जो समझाया है, किस तरह हमारी जनरेशन हो रही है और किस तरह वो सारा निज़ाम, एक डीसी लाइन है हमारी 600 किलोवाट वोल्ट की और 660 किलोवाट की ना, हाँ डीसी 660 है, और बाकी 500 केवी की लाइन दो है, तीन है इंटर, चार लाइन है जो दो रीजन को हमारे कनेक्ट करती है। तो उसमें स्टेबिलिटी का क्या इशू होता है, वो पूरा उन्होंने कि इस रीजन में हाइड्रो की जरूरत है और इसमें हमें थर्मल पावर जनरेशन मजीद ऐड करने की जरूरत है। तो वो मतलब वो नीड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो उसकी कहाँ कहाँ फिजिबल है। आप ये नहीं कह सकते अब एक जगह थर्मल की जरूरत है, थर्मल की जरूरत है एक जगह पे, तो वहां थर्मल लगानी है क्योंकि हमें वो स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, तो इसमें मजीद पार्टिसिपेशन हो सकती है, ठीक है। बाकी ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का ये पहले कई दफा डिस्कस हो गया कि पावर जनरेशन कैसे होती है जनरेटर से, तो ये आप इसको खुद देखना। अच्छा उसके बाद आपका कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के दरमियान कंपैरिजन है, तो कुछ पार्ट्स इसके सेम भी होते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी ऐसी है, और इसमें क्या है कोल में तो केमिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये डिफरेंस में आ जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इस तरह का। हाँ नहीं न्यूक्लियर एनर्जी है तो ये भी थर्मल, अगर आए तो न्यूक्लियर एनर्जी ये भी थर्मल पावर प्लांट है, कोल भी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। दोनों को थर्मल कहेंगे, स्टीम भी जो है वो भी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो सारे, लेकिन ये है कि ये इसको न्यूक्लियर एनर्जी इसको अलग ही नाम रखें, इसकी रिस्पेक्ट रहने दें क्योंकि ये इसको उससे ना मिलाए, क्योंकि इसका प्रोसेस ही पूरा जनरेशन का डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखें तो थर्मल एनर्जी रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड आइटम्स, उधर क्या है रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड में, ये फर्क है ना यार, ये क्या है समझ आइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना।
तो कंजर्वेशन ऑफ क्या कह रहे हैं भट्ट साहब, क्या कह रहे हैं? तो आंसर ही था ये, और क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड एटम्स। तो न्यूक्लियस आपस में जब चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो आप देखें जो यूरेनियम है जब फ्यूजन होता है तो यूरेनियम ये आगे आएगा, मुझे यूरेनियम से ये नया एलिमेंट बन जाता है। मिसाल तौर पर यूरेनियम के आगे क्या है इसका, ये 95 है ना, 95 235 ऐसी है ना, हाँ 92 235, इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास या मैस नंबर जो है वो 235 है, और इसके जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उसमें भी 238 और हाँ वो है। अब उसके अंदर आपका जब ये यूरेनियम फ्यूजन रिएक्शन से दो या मल्टीपल उस एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? वो जब चेंज होंगे तो इसका मतलब है कि जब Z और A चेंज हो गया तो आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की सारी तरतीब चेंज होगी, ये रीअरेंजमेंट, समझ रहे हैं? तो उस वो ये वो बात कर रहा है कि आपका वो तो अच्छा, इस रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड केमिकल प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ये एटम्स के लेवल पे बात हो रही है और वो सब एटॉमिक यानी वो इन डेप्थ मजीद उसमें एटम्स के अंदर जाके मजीद। तो अब देखिए सम दोनों में ये तो डिफरेंस थे मेन। अब सिमिलैरिटीज क्या है, ये एक अगला क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसी है ना। तो सिमिलैरिटीज में देखें तो क्या बनता है कि नोजल दोनों में सेम है, स्टीम जनरेटर सेम है, कंडेंसर सेम है, बॉयलर फीड पंप सेम है, तो ये चीजें सारी आपकी सेम होंगी। तो बस इसमें ये है कि आप एनर्जी स्टीम वी सप्लाइड एनर्जी टू द स्टीम, कैसे ये डिफरेंस है इसका। कोल के अंदर देखें एटम्स कंबाइन इन अ डिफरेंट वे टू फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अभी कोल में न्यूक्लियर में आपने समझना है। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नॉट बी कंजर्व्ड बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहते हैं कोल के अंदर। अब न्यूक्लियर में देखें इनसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रीअरेंज टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यू बनता है टू गेट न्यू एटम, total number of atoms may not be conserved but total number of particles which are electron or proton will be conserved। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस है, ठीक है डिफरेंस। अच्छा व्हाई न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर क्यों, जिस तरह मैंने कहा इसमें मजीद डिस्कशन हो सकती है, तो कुछ चीजें इधर बताई हुई हैं कि कंबस्शन नहीं है इसमें, ठीक है, जो कि पोल्यूशन है कोल के अंदर, तो सिग्निफिकेंटली लेस है इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ऑपरेटिंग कास्ट कम है इसकी, ठीक है। और क्या है, तो आपको इनका जो रिएक्टर है या जोन है ऑपरेटिंग जोन बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। कोल में तो बड़े बड़े आपको हैंडलिंग कोल हैंडलिंग प्लांट्स और उसमें, और इसकी एनर्जी डेंसिटी हायर होगी, ठीक है। और इसी तरह देखें तो हाईली रिलायबल कंपेयर टू विंड एंड सोलर, रिलायबल है क्योंकि वो जियोग्राफिकल, या दूसरा लफ्ज क्या बताया था मैंने, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी, हाँ क्या देंगे मतलब वो टाइम चलेगा, और ये रिन्यूएबल भी है, क्यों जी ये रिन्यूएबल क्यों है, ये न्यूक्लियर पावर इसको रिन्यूएबल एनर्जी में डाल दें, फिर क्या होगा। अच्छा इसमें एक स्लाइड आखिर में वो भी आएगी कि इसमें और भी पॉइंट होंगे रिन्यूएबल के अंदर। एक तो यह है कि इसका जो वो वेस्ट है उसको भी हम उसके अंदर से भी कुछ पार्ट हमारा दोबारा यूज हो जाता है, समझ रहे हैं, काफी पार्ट उसमें परसेंटेज लिखी हुई है तो वो यूज भी हो जाता है। और ये और उसके बाद देखें तो पॉसिबिलिटी ऑफ वो भी है, और दूसरा पार्ट ये कि भी यूरेनियम से जब फ्यूजन होता है न्यू एलिमेंट, ठीक है, और न्यू एलिमेंट तो ये आपका फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है ना, ये रुकता नहीं, हाफ लाइफ इनकी जो है वो कुछ की तो यानी यूरेनियम से जब आगे बनेगा ना एलिमेंट, हो सकता है वो अनस्टेबल हो, अनस्टेबल का मतलब उसकी कुछ सेकंड्स लाइफ होगी, हाफ लाइफ जिसको कहते हैं, हाफ लाइफ ही वो भी इसमें आती है। तो लेकिन कुछ की ईयर्स में है, 10 पावर फॉर एग्जांपल 9 ईयर्स कितने बनते हैं, उतनी हाफ लाइफ, तो आप देखें तो रिन्यूएबल हुआ कि नहीं हुआ, ये रिन्यूएबल भी इसको कहेंगे हम, ठीक। अच्छा उसके बाद देखें सेवरल disadvantage of this technology such as environmental effect associated with mining, refining and transportation radioactive fuel। तो ये इसका डिसएडवांटेज ये सामने रखना है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यू तो नहीं है उसको लेके जाना, और ये क्योंकि इतना रेडियो एक्टिव है कि जब उधर ब्लास्ट हुआ था ये यानी यूक्रेन के अंदर, यानी यूक्रेन के अंदर जब
जिससे भी हुआ है। अच्छा ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो गया, ठीक है। अब वो जो मसला हुआ था उसकी वजह से जो साथ गांव था ना, एक गांव, उसके लोग इकट्ठे हो गए, मतलब थोड़ा सा बाहर आ गए कि उसकी वजह से उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए, या मतलब दूर से उस गांव पे अभी तक इम्पैक्ट है उसका, अभी तक यानी उसकी जनरेशन तक जो है वो, कि उनमें से जो पैदा होते हैं कुछ जो है, जिस तरह वो भी और बाकी भी जो न्यूक्लियर की वजह से इम्पैक्ट है, कि कुछ जो है उसका नाम है उसका, अभी नाम बताऊंगा, अभी मैं गूगल पे आप खुद सर्च कर लीजिएगा, मैंने तो देखी है, मुझे तो वो बंदे को वैसे ही, छोटे दिल वाले तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि बस भाई खाने के लिए मुंह आपके पास, मुंह वाला सुराख है और कुछ भी नहीं है, बस इस तरह की शक्ल हो जाती है आपकी न्यूक्लियर, या ना वो इंसान है, ना जानवर है, ना जिंदा है ना मुर्दा, मतलब इस तरह के इम्पैक्ट है इनके। तो उसका एक नाम भी आएगा, उस नाम से सर्च करेंगे आखिर में आएगा। तो वो मतलब ये है कि वो आप उसको गूगल पे देखेंगे तो आप, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, अब देखिए इसका वेस्ट डिस्पोजल सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि आपका जो कॉन्स है कि आपने इसको वेस्ट को किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, ये भी इशू है। तीसरा क्या है, हाई कैपिटल कास्ट है, शुरू में आपको इसका जो है ना कैपिटल कास्ट जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद आपकी पॉसिबल, हाँ रनिंग काम है, ऑपरेटिंग कास्ट काम है, पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अब ये जो एक्सीडेंट हुए हैं तो उसकी वजह से देखें आप, अब यूक्रेन में फिर ये रशिया ने जो किया है उनके साथ, यूक्रेन के अंदर देखें तो वो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी एक दो पहले खबर मैंने बीबीसी पे आई थी ना, अल जजीरा पे, तो वो जो है उन्होंने लिखा हुआ था कि उनका पावर प्लांट जो है वो, उसका कुछ उसको मसला हुआ है अभी कुछ उनकी वजह से। पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और फाइनाइट नेचर ऑफ यूरेनियम एंड सिमिलर फ्यूल्स, तो इसकी फाइनाइट नेचर जो है ये भी डेफिनेटली इट्स वर्क्स। इसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम के अंदर जो सबसे ज्यादा आइसोटोप है उस परसेंटेज में अवेलेबल कौन सा है, यूरेनियम 235 या 238, और 238 की और 239 36 है मेरे ख्याल, उसकी परसेंटेज जी 235 क्या है, समझ नहीं आई। हाँ 34, हाँ 34 नहीं, 34 35 और 38, 34 मुझे शक है यार, 36 नहीं, चेक कर लेना, चले 34 होगा, ठीक, ठीक है। मोस्ट कॉमन 238, हाँ उसकी परसेंटेज यार 35 की कम होगी वो, उसको इसलिए तो उसपे वो कास्ट पड़ती है ना उसको, हाँ सैकड़ है, इसकी कितनी परसेंटेज है वो भी मेरे ख्याल 0.7 है इसकी, और वो 96 होगा परसेंट, 99.3 जो है वो 238 है, जिसकी जरूरत ही नहीं है हमें फिजन के लिए न्यूक्लियर में, और जिसकी जरूरत है वो बहुत ही कम है, तो उसको फिर प्रोसेस करके हमें वो न्यूक्लियाइज ज्यादा है इसकी, ठीक। अच्छा इसमें देखें तो ये सराउंडिंग कंडीशन का मैंने आपको बता दिया है, बेस लोड पावर प्लांट्स के लिए ठीक है, और इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी देखें जिस तरह रिन्यूएबल के अंदर है या विंड के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसको कंट्रोल करना इजी है, ठीक है, मतलब जनरेशन में फ्लक्चुएशन वाला इशू नहीं है, तो कंट्रोल वाला जो एस्पेक्ट है वो इसमें इजी। उसके बाद देखें रिजर्व्स ऑफ कोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स में नॉट लॉस्ट फॉर मोर देन 50-60 ईयर्स, यानी आपके जो कोल के या रिजर्व्स हैं, जिस तरह हमने देखा था 2050 में और 2060 में जाके ऑयल के और गैस के रिजर्व्स कम होने शुरू होंगे या खत्म होंगे, तो इसका जो अगर आप कॉमन न्यूक्लियर फ्यूल देखें, यूरेनियम जो है या थोरियम है, वो आपका 100 साल तक चल सकता है, यानी उससे कंपैरिजन करें तो तकरीबन डबल टाइम वो यूज हो सकता है एज कंपेयर टू कोल या गैस। तो और अगर आप फ्यूजन, अच्छा फ्यूजन की तरफ जो जनरेशन 4 है वो फ्यूजन की तरफ जा रही है, क्यों कि फ्यूजन के अंदर एक तो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन उसकी अलग प्रोडक्शन जो है वो एक अलग सिनेरियो है कि हाइड्रोजन से आप, और दूसरा ये है कि फ्यूजन रिएक्शन से आप उससे देखें, फ्यूजन रिएक्शन से आप कितने लाख 3 लाख ईयर्स तक आप उसको जनरेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो इसलिए फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। अब डिसएडवांटेज देखें आप, इन्वायरमेंटल तो हमने देख लिए, हैंडलिंग, इस फ्यूल को हैंडल करना सबसे मेन इशू है, ठीक है, और इसकी फिर प्रोडक्शन, इसकी जो कंटेनमेंट, जो वेसल्स हैं और सारा उसका प्रोसेस किस मटेरियल से बनाना है वो एक कॉस्टली भी है। अच्छा माइनिंग, रिफाइनिंग, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, रेडिएशन हैजर्ड से बचाना है हमने ह्यूमन को भी और सब। उसके बाद हाई कैपिटल कॉस्ट है, क्यों है, उसकी रीजन भी है कि लेयर्स ऑफ कंटेनमेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव को जो हम उसको कन्फाइंड करना होता है उसकी वजह से जो होता है।
एक्सीडेंट्स हैं आपके, एक्सीडेंट्स 3 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए थे, यूएस में था 1979 में था। हाँ चेरनोबिल वाला कौन सा है, ये रशिया में हुआ था, ठीक है। और ये TMI 3 माइल आइलैंड है एक्सीडेंट 1979 में हुआ था, ऐसे ही है ना। और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ये कौन सा है, ये फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ये किस में है यार, ये एक चेरनोबाइल तो ये यूक्रेन में हो गया ना, यूक्रेन में है, रशिया की स्टेट होगी ना। और ये फुकुशिमा ये मेरे ख्याल उसमें है, यू, ये जापान वाला है। जापान में भी उन्होंने मेरे ख्याल बम कहीं और गिराना था, तो मेरे ख्याल फ्यूल कम हो गया इनका, तो उन्होंने हिरोशिमा में गिराना था, तो नागासाकी नहीं था, नागासाकी जगह किसी और जगह गिराना था। तो नागासाकी थोड़ा आगे था, फिर उन्होंने फ्यूल भी कम हो गया, कोई मसला बना, तो वो उन्होंने फिर उधर ही गिरा दी। तो उसमें भी एक स्टोरी है, बुक भी छपी है जिसके अंदर, उस बुक का भी इधर नाम है। उस बुक के अंदर फिर जो एक बंदा जिसने जो हिरोशिमा में था पहले, उसने स्टोरी लिखी है। बुक में ज़ाहिर वो भी होता है, एग्जैजरेशन भी होती है, लेकिन उसमें एक नया एडिशन बाद में भी आया है, उसमें उन्होंने कुछ रियलिटी बताने की कोशिश की है, लेकिन उससे अंदाजा हो जाता है कि न्यूक्लियर का डिजास्टर जो है वो कितना खतरनाक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक बंदा जो हिरोशिमा में बच गया, तो वहां से सफर करके जब उधर आया, तो ये मेरे ख्याल जो है वो तकरीबन 10 घंटे का टाइम था, थोड़ा सा फर्क था, यानी टाइम था। उधर से सफर करके जब इधर आया, तो इन्होंने फिर हिरोशिमा के बाद नागासाकी कि जब इधर गिराया बम, तो वो इधर भी वही था, वो था ये, उधर से भी सर्वाइव कर गया। यानी वो सर्वाइवल स्टोरी थी कि एक बंदे का सर्वाइव किया, फिर उसने बुक लिखी और उसने स्टोरी बताई, और वो बुक भी एक अच्छी है वो, अगर अच्छा। अब आप देखिए ये डिजास्टर्स हैं कुछ, आप देखें जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर है, ठीक है। अथॉरिटी शट डाउन नेशंस 54 पावर प्लांट्स किए हैं और ये इवैक्यूएट किया, और ये डेफिनेटली जो इसके ये जॉब्स जो है उसको देखें, उसको कवर करने के लिए 40 से 40 साल जो है वो, और लॉस भी इसको बताया होगा। अब ये देखिए ये कौन सा है, जैपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक की वजह से ये इशू हुआ था 2007 में, तो ये उसकी वजह से भी डैमेज हुआ। और उसके बाद ये कौन सा है, ये यूक्रेन के अंदर यही चेरनोबाइल डिजास्टर जो है, क्या पढ़ते हैं इसको, चेरनोबल चेरनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बैकग्राउंड में, तो ये है इसका। अच्छा उसके बाद देखें तो ये थोड़ा सा आप देखें तो पुराना यूएस के अंदर है मेरे ख्याल ये, तो आप देखें तो इसमें ड्रम जो है वो लीक हुआ है, तो उसकी वजह से देखें ये इसका वो बता रहा है आपको रस्टी। और ये क्या है, ये कौन सी है, तो ये देखें आपका वेस्ट बाय वॉल्यूम, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल देखें लीक हुआ है फ्रॉम डैमेज स्टोर ड्रम, तो उसके अंदर देखें ये आपका क्या प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। अच्छा बाकी इसके अंदर देख थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आप देखें तो इसको आप खुद देखेंगे, लेकिन मैं साइंटिस्ट के सिर्फ नाम लेता हूँ। ये काम शुरू किया है एनएस मार्बल, आइंस्टाइन से पहले ये इसने किया था, एनएस क्या नाम है, मिराबलिस, ठीक है। तो इसने कंसेप्ट दिया मास टू एनर्जी कन्वर्जन का, और फिर एक्सप्लोर किया इसने एटॉमिक एनर्जी इसने 1905 में, और तो उसके बाद फिर अपने ऑफ क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें तो किधर है वो, तो इसने फिर ये आइंस्टाइन का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो आइंस्टाइन ने फिर 4 पेपर भी लिखे थे, ऐसे ही है ना। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और ये फिजिक्स के जर्नल में, यही फिजिक्स का जर्नल है फिजिक जो जर्नल है, इसके अंदर ही पब्लिश हुए हैं इनके। तो अब आप देखें इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बताया पहले, विच इज द उससे आपका देखिए डेवलपमेंट हुई है क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स से निकली है। और ब्रोनियन मॉलिक्यूलर मोशन इसने बताई, उससे एटम्स की एग्जिस्टेंस का पता चला। उसके बाद स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी दी है उसने आइंस्टाइन ने, और फिर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसके अंदर उसने कहा कि मास को और एनर्जी को आप इंटरचेंज हो सकती है, c इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, और अगर उससे चले तो मास को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सारा। उसके बाद देखें तो फिर रदरफोर्ड ने, कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसको कहते हैं, रदरफोर्ड ऐसी है ना, इसने क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1917 में इसने दिया था, और ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, ऐसी है ना, अभी तक वही है ना, द क्वांटम फिजिक्स। फिर उसके बाद नील बोहर आ गया, ठीक है। इसने रदरफोर्ड बोहर मॉडल एक, हाँ हाँ दोबारा बताए, अच्छा यही होता है ना, और क्या होता है सर,
यही होता है यार, बस उससे एक अद्धी गलती निकालें और अपना मॉडल दे देंगे, 2 निकाल दी बस, ठीक। अच्छा उसके बाद देखें, कौन कौन कहते हैं, नहीं नहीं दोबारा बताएं, समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, और अगर जो उसमें गलतियां थी वो डेफिनेटली उन्होंने हाईलाइट हो गई है। अच्छा उसके बाद देखें, नील बोर के बाद देखें, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और कैथोड एक्सपेरिमेंट से, और उसके बाद आर मिल्कमैन का तो हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ते रहे हैं, पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा उसके बाद गोल्ड साइन है, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से दिए, तो ये देखें न्यूक्लियर का काम वहां से शुरू हुआ है। और रदरफोर्ड ने प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये भी हमने नाम पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, हेनरी becquerel was the first person to discover radioactivity, इसने रेडियो एक्टिविटी का है अराउंड 1830, identified that uranium start to emit rays with penetrating power like x-rays, इसने फिर उसका नाम डिफरेंट दिया रेडियो एक्टिव। तो however there was found not to depend on any source of external power, उसको मतलब नहीं था, rather originating सॉल्ट। अच्छा मैरी क्यूरी ने फिर जो है ना, ये क्यूरी पहले भी आया था, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट थे अपने जो वो बुक में पढ़ा गई, तो वो असल में यहाँ से काम शुरू हुआ है, इसलिए चुके ये दोनों बहनें थी भाई थे। अच्छा ठीक, मैरी, अच्छा ठीक, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये देखिए, इसने दोनों रेडियो रिएक्टिव एलिमेंट प्लूनियम और रेडियम, तो ये देखें दे आर काइंड टू द टर्म रेडियो एक्टिव, तो हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल दो इसने इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किए। जो प्लोनियम क्या है वाला बताएं, जिस तरह यूरेनियम 92 235 है, प्लोनियम और रेडियम क्या है वाला, टेबल में किधर आता है ये 90, नीचे क्या है इसका, नहीं प्लोनियम का बताएं ना, नीचे क्या एटॉमिक नंबर क्या है प्लोनियम का, नहीं पता। अच्छा अगर नहीं पता तो हम इसको पहले ये पेज नंबर याद रखना, 19 है ना, ये है ना, ये प्लोनियम देखें, ये देखें प्लोनियम और रेडियम, इधर देखें किधर है, कितना है 84 है, ठीक है। तो 84 अगर आप देखें तो ये किधर आ रहा है, 84 हमारा ये है, देखें प्लोनियम, ये 84, ये 84 है प्लोनियम, 92 तो इधर होगा, ये यूरेनियम है, ठीक है 92। और तीसरा जो था प्लोनियम के बाद रेडियम किधर है, रेडियम आर किधर है, ये आर एन होगा, आर नहीं रेडियम 112, ठीक है 112 देखें तो इधर आपका ये आ रहा है क्या, 88 है, 88, ठीक है। तो 88 हमारा आ गया यहाँ से, ये ठीक है, ये वाला है, सही है। तो ये रेडियम है आपका, तो इसने ये मैरी क्यूरी ने जो है ये 90 रेडियम हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल था ये वाला, और दूसरा इधर जो था आपका प्लोनियम 84 और रेडियम 88, ये दोनों इन्होंने डिस्कवर किए थे, इसलिए रेडियो एक्टिविटी का क्रेडिट गया इनको, ठीक है। पेज कौन सा था 90, भी ऐसे जो भी था बस, ठीक। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा दे वर जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1903, ठीक है, for their discovery of each spontaneous disintegration of matters and also demonstrating the possibility of transmutation of atoms, ठीक है। अब ट्रांसम्यूटेशन एक अपना प्रोसेस है, वो भी तो लिखा हुआ है, खुद पढ़ लीजिएगा। ट्रांसम्यूटेशन, नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ थोरियम इनटू रेडियम। देखें आपका यूरेनियम जब फिजन होगा रिएक्शन, तो हो सकता है फिजन से प्लोनियम बन जाए, यूरेनियम 92 है ना, उससे वो 84 वाला बन जाए, तो न्यूट्रॉन भी निकले, तो इस तरह जो है वो प्रोसेस होता है। ये थोड़ी केमिस्ट्री है, इसलिए कह रहा हूँ बोरेंगे, लेकिन मजा आ रहा है यार, ये तो थोड़ा बेसिक पता चल रहा है। तो वाज फर्स्ट ऑब्जर्व दिस रदरफोर्ड। अब देखें नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन, फिर जब नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस आया एटम्स का, उसमें आप देखें
कि आपका ये देखिए, आप नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल तो प्रोटॉन निकले और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो, ये आपकी ट्रांसम्यूटेशन है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, किधर लिखा हुआ है? हाँ मतलब एक उसमें प्रोसेस लिखा हुआ है, थोरियम टू रेडियम। थोरियम का क्या है भला? थोरियम देखे ना क्या है, उससे कन्वर्जन होती है थोरियम से। थोरियम क्या है भला? पेज नंबर 20। थोरियम, थोरियम टीएच किधर है इधर? 90 है, ठीक है। तो 90 अगर आप देखें इधर तो 90 आपको नजर आ रहा है, ये देखें 90 ये है, ये थोरियम है, ठीक है। थोरियम में कन्वर्ट होगा। तो पहला कौन सा किसमें? रेडियम, थोरियम रेडियम में कन्वर्ट होगा। हाँ ये थोरियम है, ये 90 थे तो इसका एटॉमिक नंबर 88 है, तो ये थोरियम उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी अल्फा पार्टिकल या कुछ इस तरह निकलेंगे जो वो ये दो का डिफरेंस है, इस तरह वो प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। किधर गए हम, कहाँ थे? ये आ गए, ठीक है। अच्छा, ट्रांसम्यूटेशन के लिए फिर साइंटिस्ट रदरफोर्ड का और सोडी का, इनका नाम आता है, ये इतना फेमस नहीं है, रदरफोर्ड है। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टेडली फर्स्ट टू आर्टिफिशियली अचीव ट्रांसम्यूटेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन। ये रदरफोर्ड ने फिर अगेन 1999 में 1919 में ये उसने पूरा प्रोसेस ट्रांसम्यूटेशन का फुली आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन जो है ये अचीव हुई है जॉन और ये वाल्टन, ये इतने कोई लिथियम टू अल्फा पार्टिकल्स। हाँ ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए फर्मी। फर्मी और उसका कोर वर्कर ने क्या किया है, एटम्स हैवी। अब इसके अंदर नहीं जाते यार, ये आप खुद पढ़ना, बस हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, ठीक। फर्मी, फर्मी ने क्या किया बता दे बस, नोडेक है ये, ठीक है। उसके बाद ऑटोहान और लाइस मेटनर, ये ठीक है। और ये स्ट्रासमैन और फिर ऑटो, इन्होंने क्या किया है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन का प्रोसेस फिर इधर आगे गई। इस हन वाज अवार्डेड नोबेल, ये हन को नोबेल प्राइज मिला लेकिन काम इसका नहीं था, वो ज्यादती की है, तो वो कुछ उनका भी था लेकिन ये इन्होंने सारा हन को दे दिया, ठीक है। तो वो इसी तरह चलता रहा, जिस तरह वो स्टील मिल का जो था, ये कौन था, ये स्टील मिल का जो अमेरिका में स्टील मिल का जो वो था, नहीं ये जो नहीं, एक फ्राडे था ना, एक फ्राडे था और दूसरा कौन सा था फ्राडे के साथ, यार ये जो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्राडे था, दूसरा कौन था? हाँ पहले करा दिया था, कौन था वो, नाम क्या है यार? नहीं एक फ्राडे है, दूसरा कौन सा है यार? ये इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिनेशन में जब जाते हैं हम, मैग्नेटिक का जो टॉपिक है। अच्छा बहरहाल देखे वो थोड़ा सा उसमें था तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी हमने बात कर ली एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैस चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर एटॉमिक मैस यूनिट है, ये चीजें पढ़ी हुई हैं, हम एएमयू अब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। मैस कार्बन के साथ इसको करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी डेफिनेशन आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी हमने देख लिया है। अब इसके अंदर आप देखें थोड़ा सा कि ऑल एलिमेंट्स टिल 92 नेचुरली अवेलेबल है, यानी 92 तक ये जो पीरियोडिक टेबल है ये पूरा बनाया हुआ है, इसमें कुछ नेचुरली अवेलेबल नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो उन्होंने नाम लिख दिया है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन 92 तक यानी यूरेनियम तक जो है वो सारे आपके नेचुरली अवेलेबल है, बाकी नहीं है बाकी। और इसमें देखें, हाँ भी नया भी आ गया होगा डेफिनेटली इसके अंदर भी आपका। अच्छा अब आप देखें, नहीं आपको मिस्त्री नहीं पड़ेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा वो खत्म करें इसको। अच्छा आइसोटोप्स की बात आएगी डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर के साथ बेसिक इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेफिनेटली, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा आपका प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके नेचुरल आइसोटोप्स के बारे में बात है, ठीक है। उसके बाद आप बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ये आपकी बुक में आया हुआ है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपने पढ़नी है, तो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट की डेफिनेशन मुझे बता दें तो उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ क्या चीज है? अब आप देखिए कुछ न्यूक्लियस के अंदर, चूंकि न्यूक्लियस इनसाइड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, कुछ और फोर्सेज होती हैं जो कि आपकी, जिसके अंदर तीन टाइप की आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्सेज। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं ये बिटवीन ऑल न्यूक्लियंस होंगी। न्यूक्लियंस कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ना, इनको न्यूक्लियंस कह देंगे। और ये एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस रेंज में होती है, ठीक है, हैं?
ग्रेविटेशन लॉ, डेफिनेटली वो ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, और तीसरी फोर्सेज भी है, ठीक है। वो तीसरी फोर्सेज आपकी न्यूक्लियर फोर्सेज भी है, जिसकी वजह से, हाँ ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा पीछे देखिए, अब आप देखें मास एनर्जी और मास इफेक्ट में देखिए आप, मास एनर्जी की मुझे डेफिनेशन बता दो यार। तो आपका जो है वो ओवरकम दी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो इलेक्ट्रो देखें दो लाइक पार्टिकल्स होंगे, जो पीछे अब हम स्किप करते जा रहे हैं, लाइक अब कितने प्रोटॉन देखें आप, यूरेनियम है उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं। अब जब 92 प्रोटॉन इतने करीब है तो उनकी इतनी रिपल्शन फोर्स है, जितने ज्यादा होंगे तो फिर ये इतने अनस्टेबल, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं। आपके जो हाइड्रोजन है इस साइड पे है वो रेडियो एक्टिव, इस लेवल पे जो है जितने जाते हैं तो वो उसका एक आगे ग्राफ भी आएगा। तो प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, इसको एबल टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो मास डिफेक्ट को आप देखते हैं। बाकी आप देखें, अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी तो आपका ये देखें, स्मॉलर मास प्लस बाइंडिंग एनर्जी यू विल गेट दी ग्रेटर मास, यानी बाइंडिंग एनर्जी होगी तो आप उसको बाइंड करेगी तो आपका स्मॉलर मास होगा। हाँ, अच्छा, बाकी ये डिटेल अब इसको हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, काफी कैलकुलेशन है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए सारा AMU और उसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। अब आप देखिए, ये देखें एक फिगर देखें आप, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस, ये देखें तकरीबन आप इसको इधर कौन सा बोला, ये 60 बनता है, ये Fe आयरन, आयरन से जो इधर इधर है ये फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस, और इधर जो है ये फ्यूजन है, इसलिए हाइड्रोजन और ये फ्यूजन रिएक्शन की तरफ है, ठीक है। और यानी ये आपके इन्होंने आना इधर, ये स्टेबल स्टेट है, आप समझे ये स्टेबल स्टेट है। अगर ये फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करने के बाद भी इन्होंने कोई इधर ही आना है 60, यानी एटॉमिक नंबर 60 वाले एलिमेंट की तरफ ही जाना है, तब जाके स्टेबल। और अगर ये फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करके स्मॉल एलिमेंट्स मिलेंगे और फिर वो लार्जर, तो वो भी 60 तक, यानी आप समझे कि 60 तरफ इन्होंने आना है। तो ये वाली ज्यादातर फ्यूजन रिएक्शन में यूज होते हैं, और ये फ्यूजन। अच्छा, अब आप देखें, बाकी अब इसको ये काफी चीजें इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मैं अब इसको ये दो लाइनें तो पढ़ो ना यार, ये तो मैंने खुद लिखी है, अल्लाह के बंदे, ये इतनी एफर्ट से लिखी है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है, रिपल्शन नहीं है उसके अंदर, रिपल्शन नहीं है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा भी, व्हाट हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट इन हाइड्रोजन एटम, उसकी रीजन बतानी है, एक्सप्लेन द रीजन, तो है ही प्रोटॉन एक। अच्छा, नो नीड ऑफ एनी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर कॉमन हाइड्रोजन इज 0, ठीक है। मैस नंबर देखें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें निकल जो है, निकल देखें आपका 62 अमंग नेचुरल। अब आप देखें बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी लिखी हुई है, देखिए सबसे ज्यादा इधर है बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो गई है, टॉप पे ये है। तो आप देखें तो इधर कोई निकल ही आता है मेरे ख्याल, आयरन नहीं है, निकल, निकल 62 है ना, 62 की टॉप पे है, ठीक है। अमंग नेचुरल आइसोटॉप्स हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, ठीक है। एंड फॉर न्यूक्लियस उसके बाद आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे आते हैं। सो मोस्ट स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है, और जो फ्यूजन करेंगे वो भी इधर ही कहीं इसी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे फ्यूजन रिएक्शन में। अच्छा, आप देखें, चलें इसको तो छोड़ें, ये इनकी एनर्जी भी थोड़ी वो लिखी है। अच्छा, ये लाइनें पढ़े यार, ये मैंने खुद लिखी है ये सारी, ये चले देखें, ये थोड़ी पढ़े। यूरेनियम ड्यू टू हाई रेडियो एक्टिव नेचर, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, क्यों, रीजन बता दी, क्योंकि ग्राफ इतनी कम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो क्यों है उसकी रीजन मैंने बताई है। अब सेम फॉर लाइटर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन या वो है, वो भी स्ट्रांगली रेडियो एक्टिव। फ्यूजन में देखें लाइटर एलिमेंट्स आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, वो मैंने बता दिया, कंबाइन होंगे तो हायर बनेगा, और वो भी एटॉमिक नंबर 60, यानी जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे, वो बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह फ्यूजन रिएक्शन है, उसमें आपके लाइटर एलिमेंट्स मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, और वो भी उधर जाएंगे आपके, वो उसमें करेंगे 60, जो लार्जली स्टेबल जोन है, इसको स्टेबल जोन भी कह देते हैं, ठीक है, उसमें जाएंगे। बाकी आप छोड़ें। अच्छा, उसके बाद फ्यूजन, फ्यूजन का मैंने बता दिया आपको सारा, ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स भी हैं, फिर पूरी कैलकुलेशन है उसकी, लेकिन हम इसमें अभी नहीं जाते, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल एग्जांपल को छोड़ें, अभी की पॉइंट्स पढ़ लें, ये वो पूरी डिस्कशन का उसमें, हाँ ये देखें इसमें तक वो इसमें
आइसोटोप तो हमने पढ़ लिया, नेचुरली लेसर। ये आखिरी लाइन पढ़े, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी दिस टाइम 10⁻⁷ टाइम्स लार्जर देन इक्विवेलेंट केमिकल रिएक्शन। इतनी ज्यादा होती है एनर्जी, और उसकी प्रूफ पीछे हमने किया जो कि हमने स्किप कर दिया, ठीक। ये उसकी वजह। अच्छा, उसके बाद देखिए तो अब हम रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है इसको डिफाइन किया, ठीक है, कि पेरेंट न्यूक्लियस है, उसने डॉटर न्यूक्लियस को तो वो क्रिएट करना है, ठीक है, और उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ पार्टिकल्स, और डॉटर न्यूक्लियस जो है वो होगा। तो इसमें कुछ वो बताए हुए हैं उसने कि यूरेनियम है, तो उसके बाद फिर आपका ये कुछ स्टेबल स्टेट्स होंगी, कुछ अनस्टेबल स्टेट्स होंगी, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन भी हमने देखा है, इसको भी आप देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस टू अनदर ट्रांसम्यूटेशन। फिर ये देखें ट्रांसम्यूटेशन जो है आपकी, ये जो आपका है ना, हाँ, रदरफोर्ड, ये देखें ना, फदर एंड फ्रेडरिक, तो ये पहले, ये केमिकल टेबल से पहले ये देखें, वो जब जो भी एक्सप्लोर करते थे तो देखें इस तरह की चीजें बनाते रहते थे। तो आप भी इस तरह के नोट्स बनाएंगे। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्सरेज रेडियो एक्टिविटी, ये क्यूरी का रेडियो एक्टिविटी के साथ है, यूरेनियम एमिट्स, ये बैकरल, ये सारा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एक समथिंग जो पहला स्टेप फोटोग्राफिक, इसमें उन्होंने एक्सरेज थी, और एक्सरेज की जगह इन्होंने अपनी रेज का, इसको रेडियो एक्टिव रेज या कोई एक और नाम दिया है इसको। तो ये उनका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर वो उसको चीज, बाकी इसके अंदर बाकी चीजें छोड़ें, डिके ला भी है, इसको भी छोड़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, ये क्यूरी यूनिट्स हैं, इसको आप देख लेंगे। और उसके बाद हाफ लाइफ, गीगल मुलर काउंटर से हमने हाफ लाइफ निकालते हैं, पड़ी हुई है। अच्छा ठीक, हाँ, हाफ हाफ ऑफ दी, क्या होती है वो, टाइम कितना रहता है, ठीक है। तो कुछ अब अच्छा उसके बाद ये डिके का उसने प्रोसेस लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखें कन्वर्ट हो रहे हैं अल्फा रेज, यहां से प्रोसेस चला है यूरेनियम 238 से, देखें थोरियम आया है, थोरियम की कितनी है लाइफ, पहले तो यूरेनियम की कितनी है पहले ये मुझे बताएं। 4.5 × 10⁹ ईयर्स है, यानी इसको आप कितना अर्सा स्टोर कर सकते हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद जो अगला एलिमेंट डाटर एलिमेंट आया है थोरियम, उसकी 24 डेज है सिर्फ, लेकिन उसके बाद बीटा और ये पीए, ये कौन सा एलिमेंट, पोलोनियम या क्या है, उसके बाद यूरेनियम 234 आया, ठीक है, वो मिनट्स में है, ये फिर ईयर्स में आ गई यूरेनियम, ठीक है। फिर थोरियम है, ये भी 10⁴ ईयर्स है, और ये इस तरह देखें प्रोसेस चलता चलता, ये देखें आपका लेड आ गया। तो लेड की क्या है बोला, एटॉमिक नंबर क्या है इसका लेड, हाँ, तो ये कुछ आपका स्टेबल उस कंडीशन में क्या है, क्या, हाँ जी, क्या कह रहे हैं भट्ट साहब, किसकी होती है, अच्छा हाफ लाइफ, सही क्या मतलब, ये गलत क्या है यार, कैलकुलेट किया मैंने तो नहीं की, यार जिसने की होगी उसने लिखी है, तो ये ठीक ही लिखी है ना यार, अगर गलत है तो आप उसको काउंटर करेंगे, वो थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन आइडिया हो रहा है ना कि हाफ लाइफ किसकी कितनी है। नहीं, एक नहीं, फिर वो उसने तो एक आइडिया दे दिया, बाकी तो फिर सारे लगे रहते हैं ना, सारे साइंटिस्ट यही काम कर रहे हैं। हाँ, एक आइडिया दिया, बाकी एलिमेंट्स को निकालना, तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अच्छा, ये ट्रांसम्यूटेशन है सारी, इसको अभी देखें, छोड़ें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशंस भी छोड़ें, और न्यूक्लियर रिएक्शन, पूरा प्रोसेस इक्वेशंस की फॉर्म में बताया हुआ है। इसके अंदर ये आप चीज पढ़ते रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, न्यूक्लियर शेल मॉडल, और इसके अंदर ना एक मैजिक नंबर होता है ये वाला, बाकी तो नहीं हम सर्च करेंगे, ये मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर वो कहता है कि आइसोटोप जो होते हैं ना, जिनका न्यूक्लियस हो मैजिक नंबर के, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। और जो आपका आइसोटोप जिनका, जो आपका वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब एटॉमिक, न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियस इक्वल इसके है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि दूसरा मैजिक नंबर ये है कि टर्म्स द रेशियो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये n जो है वो a माइनस z है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये n आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
डिवाइड बाय जेड। ये दो चीजें रेशियो जो है ये आपका स्टेबिलिटी का बताया हुआ है, क्योंकि आपने कंट्रोल रिएक्शन करना है तो उसमें ये चीजें सारी आपको होगी। बाकी अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं, कुछ डिटेल बताई है पूरी, उस डिटेल को भी छोड़ें, ठीक है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में देखें कि हाँ हाँ क्लासिफिकेशन भी है, मैं ब्लॉक देख के आगे चलूँ। देखिए थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर्स हैं और एक फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है। आप देखें फास्ट क्या कहें, कौन सी बुक आप ही पढ़ेंगे खुदा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। कुछ मैं कुछ कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ना बुक से भी चीजें ले आऊं। यार ये सारी चीजें वो बुक में रिलेट ना कर रही, कुछ चीजें इधर से, कुछ चीजें नहीं भी है, कुछ नहीं भी चीजें थी, ठीक है, वो बुक में नहीं है, लेकिन ज्यादातर बुक में है ना। बुक रेफरेंस है, बाकी चीजें मटेरियल तो आप थोड़ा सा खुद भी नहीं। ये बेसिक चीजें तो यार देख, बेसिक में तो एक दो कंसेप्ट थे बस, उसके अलावा क्या है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए तो बाकी तो सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी यार। अच्छा अब ये साइंटिस्ट के मैं तो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि साइंटिस्ट ये तो जस्ट बताया है। अच्छा क्लासिफिकेशन, अच्छा अब आप देखें, अच्छा खामोश और फिर जल्दी वाइड अप करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में देखें, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसके अंदर मॉडरेटर यूज होता है, और जो फास्ट न्यूट्रॉन है इसमें मॉडरेटर नहीं है, ठीक है। अब बाकी टाइप्स लिखी हुई हैं, लाइट वाटर मॉडरेटर है, हैवी है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये जो इसका था यूक्रेन वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो मेरे ख्याल ग्रेफाइट मॉडरेटर था, ठीक है। और इसी तरह इसमें देखें लाइट वाटर में भी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR जो अभी हम देख चुके हैं, और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR। अब ये उसने बुक के अंदर आपको वो डायरेक्ट यही बताता है कि BWR और PWR, उसने ये लाइट वाटर मॉडरेटर बताया नहीं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे आप टाइप्स बताएं थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर्स की, जिसमें 3 टाइप्स बताएं, ठीक है, और फिर लाइट वाटर रिएक्टर की मजीद टाइप्स बताएं, तो ये इसको आप थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं। जूम ही है ये। अच्छा उसके बाद देखें तो ग्रेफाइट के अंदर गैस कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, ठीक है। और नीचे जो है बगैर मॉडरेटर के जो है ना फास्ट, इनकी सारे की अपनी अपनी डिटेल बताई हुई है, सही है। वो आज हम नहीं देखेंगे, इसका कंपैरिजन भी, कूलेंट कौन सा यूज होता है, मॉडरेटर्स में क्या एज अ वाटर यूज होता है, मॉडरेटर ग्रेफाइट है क्या है, तो वो भी आपका इसमें लिखा हुआ है। हैवी वाटर रिएक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका वो होता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम देते हैं इसको अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, इसको कहते हैं। बार्न्स में इसकी यूनिट होते हैं, बार्न्स। अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हैवी वाटर का कम होता है, तो ये देखिए कितना है 0.00, यानी न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बहुत कम है, 0.00052 बार्न्स है। और जो ये ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम H2 1H2 जो है, ये 1H1 है, यानी वो जो लाइट वाटर है उसकी ज्यादा है, ये देखें अब्जॉर्प्शन, तो वो से दी हुई, बाकी तो वो सेम। अच्छा उसके बाद प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये आपने जो किया था कि प्रेशर कितना है, तो ये 16 मेगा पास्कल है, मैंने 90 गलती की थी, ठीक है। ये 16 मेगा MPa है, और टेम्परेचर भी आपके सारे निकल आए हैं, ये देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर ये है। इनलेट टेम्परेचर, इनलेट ये है यहाँ से जो इनलेट है, ठीक है, वो 290 है, और एग्जिट टेम्परेचर जो इधर है ये 320 है, इसका 320 है जो आप पूछे, ठीक है। और इसी तरह सेकेंडरी लूप प्रेशर आपका 6 है। सेकेंडरी प्राइमरी वही होगा, प्राइमरी आपका वो मेन उसका वो होगा हैवी वाटर का, और सेकेंडरी वो लाइट वाटर जो आप स्टीम बना रहे हैं। क्या तो आप क्या समझते हैं कि जो वापस जा रहा है पानी हैवी, वो बिल्कुल ठंडा होकर जा रहा है? वो तो कोल के केस में नहीं नहीं, अगर आप प्रेशराइज्ड वाटर की बात, ये प्रेशराइज्ड वाटर की बात हो रही है। प्रेशराइज्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने बढ़ाना हो तो क्या उसको प्रेशराइज ज्यादा कर दें, उसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाता, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब आप 100 डिग्री पे नहीं है उसको बॉयल करना चाह रहे हैं, प्रेशर बढ़ा दें तो वो लिक्विड ही रहेगा। तो प्रेशर स्टेट में रखने के लिए आप उसको कर सकते हैं लिक्विड, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ना बॉइलिंग का। अच्छा अब आप देखें स्टीम टरबाइन, स्टीम टेम्परेचर जो है आपका, स्टीम जो बन रही है, ये देखें आपका ये एग्जिट टेम्परेचर है हैवी वाटर का, वो जब इंटेक्ट होगा लाइट वाटर के साथ और उसको स्टीम रहेगा, तो वो लाइट वाटर की जो स्टीम है, जो स्टीम टरबाइन में जानी है, उसका टेम्परेचर 275 डिग्री है, ठीक है, जो स्टीम को ड्राइव करेगा, ठीक। तो बाकी इसका साइकिल यही है, इसका नाम क्या था साइकिल का, रैंकल साइकिल जो इसका प्रोसेस यूज होता है। अच्छा उसके बाद देखें
प्रेशराइज्ड एंड वो प्रेशराइज का पूरी डिटेल इसने बताई है। इसके अंदर वॉल्स, नोजल और ये इलेक्ट्रिक हीटर, सर्च लाइन नोजल, ये कुछ अल्टरनेट के तौर पे होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रेशर ज्यादा होता है तो यहाँ एक नोजल होती है, ठीक है। और अगर हीट कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक हीटर से एक्स्ट्रा भी आप उसको एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप उसको वो कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर बीडब्ल्यू हम देख चुके हैं पहले, इसकी प्रोज एंड कॉन आप देखिएगा। और उसके बाद फिर आप देखें ना, वहां हमने सिर्फ 2 ही पढ़े थे, यहाँ आप मल्टीपल टाइप्स होंगी, मैं जो जस्ट नाम लेके गो थ्रू करता जाऊंगा। लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर है, ठीक है। इसका अब इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह क्या ये जापान में जो हुआ है, जो मॉडरेटर यूज हुआ है वो ये वाला है जापान के अंदर, ये वाला, ये LWGR मॉडरेटर ये यूज हुआ था जिसका इंसिडेंट हुआ है। बाकी यार ये खुद पढ़िएगा, ये स्लाइटली प्रासमॉन क्या है, ये थोड़ा सा इसको देखिए। ये भेज दूंगा। एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर है, ठीक है। ये एक एडवांस गैस कूल है। उसके बाद देखें तो हाई टेम्परेचर आपका हाइट गैस कूल्ड है तो इसके अंदर आपकी गैस यूज होगी, ऑक्सीजन या हीलियम यूज होगी। और इसी तरह हाई टेम्परेचर रिएक्टर है, ठीक है। इसके अंदर ये पेबल यूज होती हैं और ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस को आप देखिए खुद। और उसके बाद प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये यूज होते हैं। उसके बाद फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है, तो ये मल्टीपल रिएक्टर्स है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखें एवोल्यूशन है रिएक्टर की। अब हम देखेंगे यही रिएक्टर्स जो हैं, इसमें आप देखते हैं कि एवोल्यूशन जनरेशन 1 से जनरेशन 4 तक। अब अभी हमारी चल रही है जनरेशन 3। अब अगली जो जनरेशन आएगी जनरेशन 4, उसका प्रोसेस क्या है ये हम देखते हैं। अब की रिएक्टर ये देखने से पहले ना मैं आपको बताऊं कि जनरेशन का थोड़ा सा वो कैटेगरी, ये देखें जनरेशन 1 कही है 1950 से 1970 तक या 1975 जनरेशन 1 है। उसके बाद आप देखें तो जनरेशन 2 जो है तकरीबन 2010 तक जनरेशन 2 चली है। उसके बाद देखें तो जनरेशन 3 जो अभी हमारी चल रही है वो चलेगी हमारी, ये तकरीबन 2070 समझे हमारी गुजर जाएगी। उसके बाद फिर जनरेशन 4 आएगी, ठीक है। तो ये आपने ये इसमें एवोल्यूशन होता जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एवोल्यूशन होगी, उसका पूरा डिटेल लिखी हुई है। लेकिन आप देखें तो एवोल्यूशन के अंदर आप एवोल्यूशन डिजाइन की बेस पे रिएक्टर चेंज होते जाएंगे, उनके नाम ये सारे लिखे हुए हैं। ABWR है, फिर AP1000 है, APR है। जो आपके जनरेशन 4 में रिएक्टर यूज होंगे रेवोल्यूशनरी डिजाइन के बाद, वो GCR है, LFR है, MSR है, ये सारे हैं। अब इसमें अगर ऊपर वाला देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यही देखता हूँ, ये कौन सा, ये क्या फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR भी कहते हैं। FBR जनरेशन किस में आता है जरा ये बता दें। FBR ये पूरा सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही हिंट दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा उसको तो इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा फिर ये देखें एवोल्यूशन हो रही है, आप देखें तो इसके अंदर आपका ये पौधा बनाया हुआ है, देखें जनरेशन है। आप देखें ये पहली जनरेशन है 1973 तक, ये देखें हैवी वाटर रिएक्टर, WP, ग्रेफाइट मॉडरेटर, जो मैं हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं वो पहले वो बेसिक थे। वो किताब भी देखें छपी हुई, पुरानी इंडियन बुक छपी हुई है वो, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जनरेशन 4 में क्या हो रहा है। अब देखें यूरेनियम रिएक्टर है, PWR है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर देखें ना, ये पुराने जनरेशन 1 वाले हैं, समझ रहे। अच्छा उसके बाद देखें ये जनरेशन 2 देखें, चर्नोबाइल, ये जो आपका वो यूक्रेन वाला है वो जनरेशन 2 में आते हैं। और इसके अंदर बाकी ये सारे लिखे हुए ADS, FR, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, ये देखें ना, या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, वो सारे जनरेशन 2 में आ रहे हैं, ठीक है। और जनरेशन 3 जो टुडे जनरेशन है हमारी, वो जनरेशन 3 है और 2005 से ऑनवर्ड चल रही है। और इसके अंदर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जिस तरह है, तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर थे, प्रेशर वाटर रिएक्टर में आप देखा ना हीट एक्सचेंज यूज हुआ था, उसकी एफिशिएंसी कम थी। और ये जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो एक ही चैम्बर में सब सारा काम हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी, थर्मल एफिशिएंसी। तो ये इस तरह इंप्रूवमेंट हुई है, एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। EPR है और ये सारे। और उसके बाद फिर ये देखें जनरेशन 4 जो हमारी 2040 से ऑनवर्ड आगे जाएगी, उसके रिएक्टर्स और उनकी अपनी वो लिखी। तो ये इसके बाद देखें, अगर ये कुछ फैक्टर्स हैं कि आपने क्या चीजें देखनी है फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह PLO के आपके आ गए हैं सारे, तो लाइफ उसमें यही आएगा आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी या इस तरह की फैक्टर्स देखेंगे। और भी ये तो हमारे यहाँ रेलिवेंट, लेकिन ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन के हैं 17 गोल, उनको सामने रखते हुए आप देखेंगे तो कास्ट इफेक्टिवनेस है, फिर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है,
फिर आपकी ग्रिड प्रॉपर्टी ऐसा है कि ग्रिड आप इसको ग्रिड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप जो जनरेशन कर रहे हैं क्या उसके साथ ग्रिड के साथ उसको ग्रिड को मतलब वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कमर्शियलाइजेशन रोड मैप है, इन्वेस्टर्स भी इसमें इन होंगे कि नहीं, वो सारा आपने देखना है। फ्यूल साइकिल है, फ्यूल साइकिल क्या होगा, तो ये सारा प्रोसेस को आपको देखिएगा। उसके बाद जनरेशन 1 के सारे रिएक्टर्स हैं, उसमें ये बताया हुआ है सारा। यूएस में पहला जो प्रोसेस हुआ था जनरेशन 1 में वो कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जनरेशन 2 के सारे 1970 से 2009 तक थोड़ा टाइम आगे पीछे। अब आप देखें यहाँ, अब देखें आप ये जनरेशन 2 में सारे इंसिडेंट हुए हैं। ये जो 3 इंसिडेंट मेरे ख्याल जनरेशन 2 में आते हैं ना सारे, हाँ ये सारे 3 में आते हैं। टीएमआई का भी इसमें आ रहा है, और चर्नोबिल का भी इसी में इंसिडेंट आया, यहाँ आया। टीएमआई का पहले हुआ, फिर तीसरा कौन सा था, यूएसए का था, वो थोड़ा शुरू में आया था। अब आप देखें जैसे ही ये गीगावाट्स में जनरेशन है, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की येलो है, ये देखें डेवलपिंग कंट्रीज का कोई फर्क नहीं पड़ा इंसिडेंट से, वो बल्कि बढ़ती जा रही है थोड़ी सी डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि उनको तो एनर्जी चाहिए ना, उनको वैसे ही गरीब कंट्रीज है जापानीज। और ये देखें यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका। अब आप देखें नॉर्थ अमेरिका ने और ये यूरोप है, यूरोप में ये जैसे इंसिडेंट आया ना तो उसमें देखें किसकी एनर्जी कम हुई है, कोई किसी ने कम की है। ये चेर्नोबिल ये देखे हुआ है, ये देखें नॉर्थ अमेरिका में न्यूक्लियर से खत्म हो गई है। फिर ये देखें सब ने जैसे इंसिडेंट आया उससे कुछ ना कुछ ये येलो कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया था। फिर ये दूसरा इंसिडेंट हुआ तो ये देखें यूरोप ने कोशिश की है, देखें न्यूक्लियर से कम जनरेशन, क्योंकि जब उसका इम्पैक्ट इस तरह नजर आया। लेकिन जनरेशन 3 में जाके अब ये दोबारा बढ़ेगी, डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया ये सारे आएंगे, तो ये फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अब आप देखें सेवरल एस्पेक्ट्स हैं जनरेशन 1 में जो कि इंप्रूव हुए हैं जनरेशन 2 के अंदर, वो लिखे हुए हैं, ये आप खुद ही देखें। इसी तरह आप देखें तो जनरेशन 3 देख लें 2000 से आगे या 2009 से आगे 2030 तक या 2040 तक, उसमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव थे वो कवर किए हैं बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स, तो उनको इधर कवर किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखें अगर आप तो ये सारा उसमें डिफरेंट उसने टेक्नोलॉजीज जो है वो जो यूज होती हैं, जो रिएक्टर्स बनाती हैं कंपनीज या डेवलपर्स, उनके डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपका जनरेशन 4 है 2009 ऑनवर्ड या ये आपका क्या कह रहे हैं। अब आप देखें इसका डिजाइन विद एम्फेसिस ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अब डिप्लीट हो रहे हैं, वो चीज देखनी है। और एनवायरमेंटल जो मेजर इंपैक्ट है वो देखने के बाद हमने ये इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी और ये स्टांस फिजिकल उसकी प्रोटेक्शन, ये सारा देखना है। उसके लिए जाहिर है ये बुक भी है, टेक्नोलॉजी रोड मैप जनरेशन, ये कंट्रीज हैं। ये किस किस कंट्रीज के फ्लैग है, ये कोई बता सकता है मुझे? एक यूएस हो गया, बाकी कौन, एक साउथ अफ्रीका है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये वाला पहला, ये कौन सा है, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, ये कौन सा है, ये साउथ, ये वाला कनाडा है, ये वाला ये कनाडा हो गया। तो ये कौन सा, नीदरलैंड। ये वाला कौन सा है, और ये वाला ये यूके, और ये वाला कौन सा है, और ये जो है ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये इतने कंट्रीज ने मिलके जो है ना ये जनरेशन 4 के वाले से देख रहे हैं, वो इस तरह के वो कर रहे हैं। और उसके अंदर मेन जो मेन विजन है जनरेशन 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, उसमें यही है कि पावर तो आपने जनरेट करनी है, लेकिन आपने हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन भी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी करेंगे। ये पूरा प्रोसेस में लिखा हुआ है जनरेशन 4। अब ये जनरेशन 4 के रिएक्टर्स हैं, देखिए गैस कूल्ड, वो जो टाइप्स हमने पढ़ी थी, गैस कूल्ड, लेड कूल्ड, मोल्टन साल्ट, सोडियम कूल्ड, वेरी हाई टेम्परेचर गैस रिएक्टर, सुपर क्रिटिकल वाटर कूल्ड, ये सारे जो है आपके उसमें आएंगे उसमें रिएक्टर्स। और फिर गैस कूल्ड की डिटेल बताई हुई है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। लेड कूल्ड है, ठीक है, और इसी तरह देखें मोल्टन साल्ट है, फिर आपका सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर है, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्टर है, ये देखें हाई टेम्परेचर, तो ये सारा प्रोसेस में आएगा। सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर, ये सारे आपके 4th जनरेशन में आ रहे हैं। फिर उनका कंपैरिजन है, फ्यूल कौन सा यूज हो रहे हैं, बस। तो ये ब्रीडर रिएक्टर से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, अभी एक लेक्चर और है, तो ये ब्रीडर रिएक्टर याद रखना इधर से आगे, बस ठीक है।